गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्या हालचाल? नमस्कार जनता, नमस्कार। ओहो, जनता हमारी रोते मरते आएगी और कम भी आएगी आज। ऐसी फीलिंग आ रही है मेरे को। हेलो, हेलो। बच्चे कम आ रहे हैं या मेरे को कम दिख रहे हैं? आ रहे हैं आलसी थोड़े से। संडे है ना आज। स्लो भाइयों, स्लो। शुरू किया जाए। ज्यादा चमक रहा ना? थोड़ी चमक कम करनी पड़ेगी। ऐसा लग रहा है व्हाइट कलर चमक रहा है भयंकर तरीके से। है देखो। हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बताओगे क्या? अब ठीक है। ये ठीक है। बताओ। इसमें दिक्कत नहीं है कि आपको? क्योंकि मुझे लगता है कि व्हाइट में ज्यादा ज्यादा चमक रही है ना। ब्राइटनेस ठीक है कि कम करूं? ब्राइटनेस कम करूं क्या? ब्राइटनेस कम करूं? अरे बोलो। सर मैंने अभी कुछ दिन पहले। हाँ बेटा, कर सकते हो। आप तो काले हो, टी शर्ट जो भी हो। लो। ठीक है। अब ठीक है। अपना काम चल जाएगा इसमें। हाँ भाई, नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। स्वागतम, स्वागतम, स्वागतम। वेलकम माय फ्रेंड्स। टी शर्ट बहुत ज्यादा चमक रही है। भाई व्हाइट है ना, इसलिए चमक रही है। वाइट, वाइट। बैकलॉग कंप्लीट, चलो बहुत बढ़िया भाई, शाबाश। आज तो लगता है क्लास लंबी चलेगी। ना ना ना, ऐसा कुछ नहीं भाई। देखो, क्या है ना, मुझे समझ में आ रहा है कि फिलहाल हम सिलेबस में काफी ठीक चल रहे हैं, बहुत बुरा नहीं चल रहे हैं। ठीक है। जो अपना थोड़ा प्लानर से, मतलब अपने प्लानर से थोड़ा बैकलॉग अपने पास आया है। धीरे धीरे वो भी कवर हो जाएगा, क्योंकि अगर सोचो तो अभी अपने पास पूरी की पूरी 12th क्लास है। तो बेकार में हड़बड़ी करने को का कोई खास फायदा है नहीं। तो आराम से पढ़ो, शांति से पढ़ो, सुकून से पढ़ो। ऐसे पढ़ो कि पढ़ने में मजा भी आए, मौज भी आए, और अपना सिलेबस डिले भी ना हो। ठीक है। तो मैं उस हिसाब से सोचा था। मैंने कहा बच्चे थोड़ा डिजर्व भी करते हैं यार। बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, तो कभी कभार एक छुट्टी मिल जानी चाहिए। तो मैंने सोचा, मैंने कहा यार, कल उनकी सेबल क्लास होती है, तो कल छुट्टी कर देते हैं। आज संडे है, 2 घंटे क्लास लेके बच्चे दिन में मौज मारेंगे, और क्या है ना। तो सिलेबस अपना टाइम से खत्म हो भी जाएगा, और क्या ही लोड लेना, पढ़ाई तो करनी है देखो। चलो भाई, शुरू करें। हाँ जी। लास्ट क्लास में हमने एक छोटा सा पार्ट पढ़ा था, गैस की मिक्सिंग वाला। उसमें हमारे पास एक क्वेश्चन आंसर नहीं आ रहा था। ठीक है। तो थोड़ा मैंने उसमें और पढ़ाई करी, है ना। ठीक है। तो मैंने कल थोड़ी पढ़ाई करी और उसके बाद थोड़ी सी और रिसर्च किया, और मैंने उसका फिर फाइनली एक नया फॉर्मूला बना ही दिया। आओ भैया, देखो। आ जाओ बाल मुकुंद, यहाँ देखो। देखो, हमने लास्ट क्लास में क्या है, गैस की मिक्सिंग वाला पार्ट पढ़ा था, याद है? कि दो गैस का मिक्सचर है। हाँ हाँ सर, ऐसा कुछ पढ़ा था हमने। तो बात समझते हैं। हमने कहा था कि जब दो गैस का मिक्स हम लोग करते हैं, मान लो मेरे पास क्या है, गैस नंबर 1 है, गैस नंबर 2 है। जब आप उनको मिक्स करते हो, और ये मान के चलते हो कि मेरे पास क्या है, ऊर्जा की कोई हानि नहीं हो रही है, ऊर्जा की कोई मेरे पास हानि नहीं हो रहा है, तो मेरे पास क्या है, कुल ऊर्जा आपका हमेशा संरक्षित। सर आपको काम होगा, बेटा कोई काम नहीं था, सच बताऊं। कल मुझे कोई काम नहीं था। मैंने सिर्फ इतना सोचा, मैंने कहा रोज बहुत जल्दबाजी में काम करता हूँ, तो एक दिन आराम करता हूँ, एक दिन संडे भी है, तो लोड कम रहेगा, आराम से पढ़ने मुझे आ जाएगा। ठीक है, तो मैं आराम से पढ़ा भी दूंगा और लोड भी नहीं आएगा। पढ़ना मुझे सेम ही है। ठीक है। ये नंबर 2। अब सुनो, हमने कहा था कि आपकी ऊर्जा रहेगी संरक्षित। शुरुआत में कितना ऊर्जा, दूसरी की कितना ऊर्जा,
बाद में मिक्स होने के बाद कितनी ऊर्जा, इन दोनों का योग मेरे पास क्या है, अंतिम के बराबर आएगा। मेरे पास कुल ऊर्जा, मेरे पास क्या ऊर्जा संरक्षित है। अच्छा सर, तो बात समझता हूं कि शुरुआत की ऊर्जा कितना मेरे पास F/2 N1 R T1 होगा, F/2 N2 R T2 होगा, ठीक है, बराबर में F/2 आपका N1 प्लस N2 कुल मोल R इंटू अंतिम तापमान T फाइनल मेरे पास होगा, T फाइनल मेरे पास होगा। अब क्या होता है, अगर मेरे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम अलग है तो आप उनका मान रख सकते हो। अगर मेरे पास क्या है, जो मिलाई गई गैसें हैं दोनों मेरे पास अलग अलग है, एक मान लो एक एकल परमाणविक है, दूसरी द्विपरमाणविक है, तो आप उनके F के मान रख सकते हो। बाकी जनरली हम जो क्वेश्चन देख रहे हैं क्या उनमें क्या है, F का वैल्यू दोनों गैस का सेम होता है। तो मेरे पास समझना F/2R 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 कट जाएगा, कट जाएगा, तो मैं यहां से क्या है टी फाइनल निकाल सकता हूं, टी फाइनल निकाल सकता हूं। या फिर जरा सोचना कि आदर्श गैस की समीकरण के हिसाब से पीवी बराबर एनआरटी होता है। हाँ सर, अब आर तो दुनिया के लिए कांस्टेंट है, तो एन इंटू टी जो है वो समानुपाती किसके होता है, पी इंटू वी की होता है। एन इंटू टी जो होता है पी इंटू वी की क्या होता है, समानुपाती होता है सर जी। हाँ, तो उसको उठा के यहां लाते हैं, तो एन इंटू टी कितना P1V1 बनेगा, ये कितना P2V2 बनेगा, इक्वल में पूरी गैस की बात करो तो पूरी गैस का प्रेशर इंटू पूरी गैस का आयतन विच इज V1 प्लस V2। तो अंतिम प्रेशर आप लोग डायरेक्टली ऐसे निकाल सकते हो, ठीक है। तो कहानी वही है, बस हमने थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया है। ये लो, तो अंतिम प्रेशर डायरेक्टली यहां से निकाला जा सकता है। बस कंडीशन क्या है कि दोनों गैस मेरे पास क्या हो, सेम परमाणुकता वाली हो, दोनों गैस सेम परमाणुकता वाली हो, मतलब एकल परमाणु एकल परमाणु, द्विपरमाणु, तो ये लगा सकते हो, ठीक है। अगर सर नहीं हो तो कोई बात नहीं, अगर नहीं भी हो तो फिर आप एफ का वैल्यू रख दोगे, एफ का वैल्यू डाल दोगे, F1 F2 डाल के उसको कर सकते हो, ठीक है, ठीक है। तो उम्मीद है इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं होगा। आदित्य भाई पढ़ाई करके हमारे पास कंप्लीट होगा, क्वालिटी चेंज करो वॉइस चेंज होता है, वो तो होती भाई, तो सीधी बात है, तो ठीक है। तो इसके आधार पे हमारे पास कुछ लास्ट क्लास के होमवर्क हैं, वो कर देते हैं, लास्ट क्लास के होमवर्क कुछ कर देते हैं, ठीक है। उसके अलावा मुझे याद आया, एक बच्चे ने थोड़ा मुझे बताया था कि लास्ट क्लास से मुझसे ना एक क्वेश्चन थोड़ा गलत सोल्व हुआ है, मतलब किया ठीक था पर जल्दबाजी में क्या उसका आंसर गलत मैच करवा दिया अपन ने। रुको, कहाँ है, ये रहा। एक क्वेश्चन था लास्ट क्लास में, एक क्वेश्चन लास्ट क्लास में जेई मेंस 2020 वाला, जेईई मेंस 2020 का वो क्वेश्चन था, ठीक है। उसमें हमारे पास क्या दो गेज दे रखी थी, उसमें हमारे पास क्या है लास्ट क्लास का क्वेश्चन है, देख लें मेरे पास ये लास्ट क्लास का क्वेश्चन है, ठीक है। उसमें क्या था हमारे पास, उसमें आपको एक गैस के लिए सीपी बटा सीवी का मान कितना 5/3 दिया हुआ था, दूसरी गैस के लिए सीपी बटा सीवी का मान कितना 4/3 दिया हुआ था। इसके नंबर ऑफ मोल कितना 3 कहा गया था, इसके नंबर ऑफ मोल सॉरी इसका कितना सही है, इसके नंबर ऑफ मोल कितना 2 कहा गया, इसका कितना 3 कहा गया था। तो मिक्सिंग के लिए, मिक्सचर के लिए सीपी बटा सीवी मुझसे पूछा गया था, ऐसा वो सवाल था, ठीक है, ऐसा ये सवाल था, ठीक है। तो हुआ क्या, लास्ट क्लास में मैं डायरेक्टली अनुपात ले लिया था, पर अनुपात में मैं एक चीज भूल गया, अनुपात में एक चीज भूल गया कि हम जब सोल्व करते हैं तो F/2R मेरे पास बनता है ना, ठीक है। अरे पहले यहां देख ले मेरे भाई, पहले यहां देख लो, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन में क्या है, अगर ध्यान दो सर, क्या है पास ये गामा का वैल्यू होता है, जिसका होता है गामा का, तो गामा के आधार पे आप सीपी और सीवी निकाल सकते हो। सर कैसे निकलेगा भाई, देखो बात करते हैं, क्या हमने लास्ट क्लास में बताया था कि सीवी बराबर कितना होता है, आर अपॉन गामा माइनस 1 होता है। हाँ सर, तो पहली गेस और दूसरी गेस दोनों के लिए आप सीवी निकाल सकते हो इस फॉर्मूला की मदद से। तो गामा कितना है पास 5/3, तो पहली गेस के लिए सीवी कितना होगा, R/5/3 माइनस का 1, 3 जाएगा ऊपर, घटाओगे कितना बचेगा 3R/2, ये आएगा। सेम तरह से सीवी यहां पे मेरे पास कितना होगा, सीवी आर अपॉन गामा -1 4/3 माइनस का 1 होगा, है ना,
चलेगा। एलसीएम लोगे तो मेरे पास कितना, 1/3, 3 गया ऊपर, तो सीवी का मान कितना हो गया, 3R मेरे पास आएगा, 3R मेरे पास आएगा। सेम तरह से हम लोग जानते हैं कि जो सीपी होता है वो कितना, सीवी प्लस आर होता है। सीवी का मान यहां पे रखो तो सीपी कितना मेरे पास आएगा, 5/2R निकल कर आएगा। सेम तरह से सीपी कितना होगा सर, सीवी प्लस आर होगा। सीवी का मान यहां पे रखोगे कितना बचेगा, 4R आएगा। हाँ सर, अब मुझे दोनों गैस के लिए सीपी और सीवी पता है, मुझे दोनों गैस के लिए सीपी और सीवी हमें पता है। ठीक है, तो दोनों गैस के लिए सीपी सीवी मुझे पता है। ठीक है, तो हमने कहा है कि मुझे मिक्सचर के लिए यह बताओ, तो N1 CP1 N2 CP2 डिवाइड में N1 C1 N2 CV2, चल जाएगा। डन है। बात करो सर, पहली गैस से कितने हैं, 2 मोल थे, सीपी कितना आया है, 5/2R आया है। दूसरी गैस के 3 मोल थे, सीपी कितना, 4R आया है। डिवाइड में कितना, मोल कितना 2 है, ये 3/2R आया है। मोल कितने 3 है, यह बस कितना 3R आया है। आराम से कटापटी करेंगे तो यहां से 2 से 2 कटेगा, 2 से 2 कटेगा, 5, 3 और 4 कितना 12, 12 प्लस 5 कितना 17R, 17R तो ये हो गया। 3 3 कितना 9, 9 प्लस 3 कितना 12, 12R ये हो गया। काटना भैया, 17/12 आएगा, भाग देने पे आपका कितना का, जो भी निकाल लेना, तो ये कितना 1.42 के आसपास कुछ आ रहा होगा। ठीक है, इसका आंसर पास क्या है, 1.42 के आसपास कुछ आ रहा होगा, चेक कर लेना एक बार। हाँ, 17/12 आएगा, चेक कर उसका आंसर कितना बैठ रहा है, 17/12, 1.42। ठीक है, तो लमसम कितना 1.42 इसका आंसर बैठेगा। तो लास्ट क्लास का क्वेश्चन था, इसमें करेक्शन कर लेना। मुझे एक बच्चे ने बाद में बताया कि सर हाँ आपने गड़बड़ कर दी है। ठीक है, चलिए गया, क्या ये पार्ट सभी को क्लियर है क्या, चल जाएगा। चलो बहुत बढ़िया, शाबाश। ठीक है, और पहली बात तो वालों को, जिन लोगों को बैकलॉग की समस्या है, ऐसा ये करें वो करें, ऐसा करें वो करें, मॉड्यूल के क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं, बेटा इनका एक सिंपल सा इलाज है। सिंपल इलाज इनका ये है कि जिस टाइम क्लास में पढ़ा रहे ना, उस टाइम पढ़ाई में ध्यान दो, फालतू बकवास ना करा करो। दिक्कत क्या है बेटा, जब तक तुम लोगों का फोकस क्लास में होगा ही नहीं, जो टीचर पढ़ा रहा है उसमें ध्यान होगा ही नहीं, तो कहां से पढ़ाई करोगे, समझ रहे हो। प्रॉब्लम यही है कि बेटा आपका क्लास में फोकस कम होता है, अपनी परेशानी वाला दिक्कत होती है। सर हमने लेट ज्वाइन किया है तो हम अभी स्टार्ट कर लें क्या, अरे गधे पढ़ना स्टार्ट करो, पढ़ना स्टार्ट करो। ठीक है, सीधी सिंपल बात है, आपकी 11वीं क्लास के चैप्टर आपस में लिंक होते हैं। आप लोग हर साल कोचिंग करते हो, हर साल आपको यही बकवास करते हो, आप लोग हर साल यही करते हो, हर बार नया ज्वाइन करते हैं, लेट ज्वाइन करते हैं। पता है कि जब हर मास्टर कहेगा कि बेटा स्टार्टिंग से ही पढ़ो, अगर आपका बेसिक क्लियर है तो साथ में कर सकते हो, हर बार वही बात है, लेकिन हर बार हमें वही बात पूछना होता है। ठीक है, सिंपल बात है, यहां समझो। लो भाई, लास्ट क्लास से कुछ क्वेश्चन होमवर्क थे, ये किसने किया, मुझे ये जानना है, किस बच्चे ने ये क्वेश्चन कर लिया है। बस जिसने ये कर लिया होगा भाई मान जाएंगे, जिसने ये क्वेश्चन आपका कर लिया होगा उसको मान जाएंगे। बताओ क्या इसका आंसर आया, बताइए। ये देखो पीछे का कैसे पता, जब पढ़ा उस टाइम उसमें ध्यान नहीं है, जो पढ़ा रहा उसमें ध्यान कम है, और बातें करनी है पूरी। सीएन आ रहा है, दीपेंद्र नाजिम, बेटा खुद से किया आपने, खुद से किया पक्का, सोनू बंशीवाल, खुद से किया कि कहीं कहीं चेक करा है, मुझे बताओ। क्वेश्चन खुद से चेक किया है या गूगल पे चेक करा है, ईमानदारी से, ईमानदारी से बताओ, खुद से किया है या गूगल पे चेक किया है, खुद से किया है। चल बढ़िया, यहां समझते हैं। देखो क्वेश्चन के हिसाब से है ना, ठीक है, यहां समझते हैं, खुद से किया बहुत बढ़िया। देखो टी तापमान और 2 सेंटीमीटर पारे की ऊंचाई के दबाव पर, भैया प्रेशर देखा, प्रेशर हमें बोला गया है कि कितना मेरे पास 2 सेंटीमीटर मरकरी स्तंभ के तुल्य है, ऐसा वो कह रहा है। चल ठीक है, आगे बोलते हैं, उसने दे रखा आयतन कितना मेरे पास 4 सेंटीमीटर क्यूब, अणुओं की संख्या पूछा गया।
अणुओं की संख्या पूछा गया है। उसके अलावा जो दिया गया डेटा है क्वेश्चन में क्या कहता है कि सर T तापमान पर एक अणु की गतिज ऊर्जा दे रखा है। अब जिनको फॉर्मूला पता होगा, पता है भैया कि एक अणु की गतिज ऊर्जा, भैया जनरल फॉर्मूला क्या था सर, आपने लिखवाया था 3/2 NKT। हाँ सर, ये होता है n अणुओं के लिए, वो कह रहा है एक अणु के लिए, तो n का मान कितना, एक रखोगे तो मेरे पास क्या है, क्वेश्चन के हिसाब से 3/2 KT एक अणु की गतिज ऊर्जा है। और वो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 4 इंटू 10 की पावर कितना, 14 दे रखा है। तो 2 को ऊपर लाएंगे, 3 को ले जाएंगे नीचे, तो KT का मान कितना हो गया, 8/3 10 की घात 14 KT ना, KT। ये किसमें मेरे पास आपकी इक्वेशन नंबर 1 आ गया। पूछा है मुझसे अणुओं की संख्या, पूछा है मुझसे अणुओं की संख्या। सोचें, क्या इन डेटा के बेस पर आदर्श गैस समीकरण लगा सकता हूं, पीवी बराबर NKT? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल लगाया जा सकता है। 14 मिनट में क्या, कोई बात नहीं, बढ़िया है। पीवी सब, पी का मान कितना होता है, रो जी एच, क्योंकि रखा मरकरी स्तंभ के तुल्य में है ना, तो रो जी एच तो हो गया है प्रेशर, वॉल्यूम भी दिया हुआ है, एन मेरे को निकालने का है, और केटी का मान वो रहा, ओहो 8/3 10 की घात कितना, 14 हो गया। बहुत बढ़िया सर, मरकरी का डेंसिटी क्वेश्चन में कितना, 13.6 बोला है, जी का मान कितना 980 बोला है, ऊंचाई कितना मुझे 2 सेंटीमीटर बोला है, सेंटीमीटर को चेंज किया मीटर में, डन है सर। आयतन कितना मेरे पास है आपका 4 सेंटीमीटर क्यूब कितना, 10 की घात, सॉरी रुको रुको, चेंज नहीं कर रहा, चेंज क्यों नहीं कर रहा भैया, चेंज इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि सारी टर्म किसमें, सीजीएस में, सारी टर्म किसमें, सीजीएस, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड भैया, आपका ये सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में, आपकी ऊर्जा वो भी अर्ग सीजीएस में होता है, जी भी मेरे पास क्या है, सेंटीमीटर में, तो चेंज मत करो, सब सेम है, ठीक है। चाहे मेरे पास आएगा इक्वल में एन मुझे निकालना है, ये कितना 8/3 इंटू 10 की पावर 14, ठीक है। अब खाली यहां से काटा पीटी मचाना में, देख लो 2 इंटू 4 8 होता है, 8 से 8 काट दिया, 3 आएगा ऊपर, गुणा करेंगे अगले पेज पर, 13.6 980 है ना, और क्या क्या बचा मेरे पास, हाँ यहाँ पे एक 10 बचा हुआ है, 3 लाएंगे उधर, तो कितना पास हो गया, इंटू 30 इक्वल में कितना, n इंटू 10 की घात कितना है, 14 है, ठीक है। अब आप चाहो तो लमसम वैल्यू कर सकते हो, है ना। हाँ बेटा -14 तो है, ओ सॉरी -14 यहाँ लिखा नहीं क्या मैंने, माइनस भैया, माइनस माइनस, ठीक है, ये आपका माइनस में। चलो भाई, अब खाली आपको ऐसे सिर्फ सॉल्व करने का, और कुछ खास काम इसमें है नहीं। देखो 13.6 है, ये 980 है, हाँ सर, तो बस आपको बस गुणा करने का है, थोड़ा सा लेंदी काम होगा लेकिन कर सकते हो। देखो 1.60 काट दूं, 3 से गुणा करो, 3 इंटू 6 कितना 18 पावर 1, 9 कितना 10, हासिल का 1 कितना 408 इंटू कितना 980, चल जाएगा। पावर लाऊंगा सब कितना 10 की पावर 14 बन जाएगा, ये कितना होगा n। अब देखो लमसम करें, लमसम सर इसको क्या है थोड़ा कम करके कितना 400 मान लो, इसको थोड़ा सा बढ़ाया कितना 1000 मान लो, तो गुणा करो साथ में कितना 10 की पावर कितना 14 होगा, ये हो गया n का वैल्यू। 1 2 3 4 5 5 जीरो है, डालो, तो 4 इंटू 10 की घात कितना 5, 19 आ रहा है, तेरी 19 ज्यादा नहीं है क्या, 19 कुछ ज्यादा नहीं आ गया, देख लो भैया n मेरे पास आ रहा है, लगता है मुझसे पावर में मिस्टेक हुई है, क्योंकि 4 इंटू 10 की पावर 18 है, चेक करो बे, अरे यार नहीं, हाँ मैंने यहाँ पे 10 रखा है एक्स्ट्रा, किसी काम का था ही नहीं, तो 10 कैसे आएगा यहाँ पे, यहाँ पे 10 नहीं भैया, 10 नहीं, 10 नहीं है, 10 नहीं है, 10 नहीं, तो मेरे पास कितना आएगा, 3 आएगा, ये 3 आएगा, ये कितना 40.8 आएगा, 40.8 होगा तो 40 हो जाएगा, इतना 18 हो जाएगा। अब ठीक है, तो 4 इंटू 10 की पावर 18 होगा, ऑप्शन सी, ठीक है। तो थोड़ी सी कैलकुलेशन ज्यादा है, बाकी हो सकता है, ठीक है। थोड़ा बैकलॉग है, बाकी थोड़ा बैकलॉग क्या बोलता है यार, तो बीच में ना डिस्टर्ब करता साला, ठीक है, थोड़ा सा लेंदी है, बाकी हो सकता है, थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन हुआ मतलब करना इसको पॉसिबल है, ठीक है। तो ये सेम क्वेश्चन पिछले साल भी किया था, बट कॉन्फिडेंस इस साल आ रहा है, अच्छा समझ, बात समझ रहे हो क्या,
हम क्या करें सर, मेरे पास प्रेशर दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है, तो आदर्श गैस के हिसाब से पीवी बराबर एन के टी हम लोग लगा सकते हैं। पर सर केटी का मान मुझे नहीं पता था, केटी का मान नहीं पता था, उसके लिए उसने दे रखा है टी तापमान पर एक अणु की औसत गतिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा फॉर्मूला कितना होता है एक अणु के लिए 3/2 केटी। सर 3 क्यों लिया आपने? 3 इसलिए लिया है क्योंकि गैस कौन सा है, एक परमाणु है। एक परमाणु के लिए क्या डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना, 3 होता है। हाँ सर, तो हमने क्या किया, 3 लिया, 3/2 कितना केटी हो गया, ऊर्जा का मान दे रखा है, तो हमने यहां से कितना केटी निकाला, केटी निकाल के उसमें डाल दिया, सोल्व किया, बस काम खत्म। ठीक है, प्रेशर मेरे पास क्या है, ठीक है, प्रेशर कितना होगा मेरे पास, रो जी एच होगा। तो आपको डेंसिटी मरकरी का दे रखा है, जी का मान दे रखा है, ऊंचाई उसने दे रखा है, वहां पे रखना, सोल्व करना, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन बताओ, इसका क्या आंसर आया? इसका क्या आंसर है? वही क्वेश्चन है कि दो चेंबर हैं, उनमें अपने गैस भरी हुई है, हां से उनको मिक्स कर दिया, तो मेरे पास मिश्रण का अंतिम दाब क्या होगा? मिश्रण का अंतिम दाब क्या होगा? सर अभी हमने एक फॉर्मूला डिराइव किया था कि दो गैस को मिक्स कर रहे हैं, दोनों गैस की परमाणुकता समान है, तो P1V1 प्लस P2V2 डिवाइड में कितना, V1 प्लस V2 से कर सकते हैं। हाँ सर, अभी बताया। तो देखो ये बात, पहली गैस का प्रेशर 2 एटमॉस्फेयर, आयतन कितना 4.5। दूसरी गैस का प्रेशर 3 एटीएम, आयतन कितना 5.5। डायरेक्ट गैस में डालने का है भाई, प्रेशर P1 2, आयतन कितना 4.5। दूसरी गैस का प्रेशर कितना 3 है, आयतन कितना 5.5, डिवाइड में V1 प्लस V2 कितना पास होगा, 4.5 प्लस का 5.5, जो भी आंसर है निकाल लेना, मैं इसको छोड़ रहा हूं। कर लोगे, कर लोगे? मैं कर देता हूं, तुम्हारा भरोसा नहीं कि सर हमसे यही तो काम नहीं होता, कैलकुलेशन। कितना आएगा ये, 9 आएगा, 3 5 15, 15 कितना 16, तो 16.5 ही आएगा। ओए हुई, आजा, 16.5 ये बनेगा, डिवाइड में कितना 10 आ गया, बहुत बढ़िया है। ऐड करो, कितना पास 25.5, डिवाइड में कितना 10, कितना है पास 2.55 मेरे पास हो गया। पर ध्यान दे, जो प्रेशर था वो किसमें था, एटमोस्फेयर में था, है ना, किसमें था, एटमोस्फेयर था। आंसर भी किसमें, एटीएम में ही दे रखा है, तो बहुत बढ़िया। आपको 10 की पावर -1 के साथ रखना, कितना बचेगा, 255 इंटू 10 की पावर -1, ये आपका आंसर 255, ये है ना, 25.5, सॉरी 25.5 इंटू 10 की पावर -1, ये आपका आएगा। ठीक है, बड़ा समीर शांति से पढ़ ले, वरना मैं तुझे ब्लॉक मार सकता हूं अभी। पढ़ने के लिए सारी बकवास कर ले तू क्लास में। चलो भाई, क्लियर है क्या? ठीक है, और ऐसा ही क्वेश्चन जो हम कल कर रहे थे, जो कि नीट 2025 का सवाल था, वो भी सेम कैटेगरी क्वेश्चन था कि आपने दो गैस को मिक्स किया, दो गैस को हमने मिक्स किया है, तो आपसे मिश्रण का अंतिम दाब पूछा गया है। तो अंतिम दाब का फॉर्मूला हमने अभी बनाया, P1V1 P2V2 डिवाइड में कितना मेरे पास, P1 प्लस P2 मेरे पास बन जाएगा, वही मेरे पास मिश्रण है। तो देख लो, पहली गैस का प्रेशर कितना 1 एटमॉस्फेयर है और आयतन कितना 2 लीटर है। दूसरी गैस का प्रेशर कितना 2 एटमॉस्फेयर है और आयतन कितना 3 लीटर है, डिवाइड में, रुको, ये V1, ये V1 प्लस V2 है, डिवाइड में मेरे पास क्या आएगा, कुल आयतन आएगा, तो कुल आयतन 2 प्लस 3 कितना 5 मेरे पास बन जाएगा। सिंप्लीफाई कर डालो भाई, कितना पास आएगा 2, ये 3 6 बटे में कितना 5, तो 8/5 कितना मेरे पास 1.6 निकल कर आ जाएगा, 1.6 एटीएम, ये आपका बन जाएगा। ऑप्शन कौन सा, 2 है, ऑप्शन बी आपका सेंसस का बन जाएगा। ठीक है भैया, इसमें मोल को क्यों नहीं लिया जाता है, मोल कंफ्यूज करने के लिए जाता है। हाँ बेटा, देखो बेटा, याद करो याद करो याद करो, ये रहा, मैंने आपको ये शुरुआत में बताया, आज शुरुआत में बताया कि जब गैस को मिक्स करते हो तो मोल थे, N1 था, N2 था, N1 प्लस N2 था, वो जब आपने यहां से NT का वैल्यू पुट किया P इंटू V के बराबर, तो N वाली टर्म यहां से हट जाती है, N को आपने कंसिडर किया है ना, N को हमने कंसिडर किया हुआ है, बस फर्क क्या है, वो N की टर्म बाद में PV से रिप्लेस हो गया है, इसलिए वो काम नहीं आया है। ठीक है, तो क्वेश्चन में वो है लेकिन काम नहीं पड़ रहा उससे। ठीक है, चलो, अब ये तो भाई लास्ट क्लास की कहानी हो गई।
अब हम जो स्टार्ट करें चैप्टर आज वो न्यू चैप्टर है मेरे पास। क्या भैया, आज का चैप्टर एकदम न्यू चैप्टर। इसका नाम क्या है? थर्मोडायनेमिक्स। अब हालांकि हम ये मान के चलते हैं कि भैया आपने थोड़ा बहुत केमिस्ट्री में पढ़ा होगा इसके बारे में, लेकिन मुझे पता है तुमसे कुछ उम्मीद करना ऐसा है जैसे कि एनटीए से उम्मीद करना कि वो बच्चों के लिए कुछ अच्छा कर दें, है ना? ये उम्मीद करना थोड़ा सा मुश्किल है। सब पीवी ना दिया होता तब एन काम आता। हाँ बेटा, तब एंटी काम आता। जब पीवी नहीं देता तो आपके पास एंटी काम आता, है ना? चलो ठीक है। तो यह है कि भैया हम ये मान के चलते हैं कि भैया हाँ आपने थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ा होगा, मान लेते हैं। बाकी उम्मीद थोड़ी सी बेकार कर ले दो तुम लोग मेरी। हाँ, अब बात समझते हैं। थर्मोडायनेमिक्स में एटलीस्ट मैं इतना उम्मीद करता हूं कि आपने केमिस्ट्री में कुछ बेसिक डेफिनेशन, कुछ परिभाषाएं पढ़ी होंगी। उसको फटाफट से शॉर्ट में डिस्कस करते हैं, उन पर टाइम खराब नहीं करेंगे, ठीक है? आ जाओ। निकाय पढ़ा हुआ है सर। थर्मोडायनेमिक्स निकाय किसको बोलते हैं सर? हमारे पास ब्रह्मांड का वह हिस्सा जिसपे आप लोग हीट ट्रांसफर की या हीट की स्टडी करते हो, है ना? या बोले निकाय का पूरे ब्रह्मांड का वो हिस्सा जिसको आप लोग अपनी पढ़ाई के लिए चूज करते हो, वो क्या बनता है मेरे पास? उष्मागतिक निकाय बनता है। तो बोला ब्रह्मांड का वह भाग जिस पर उष्मागतिक चर मतलब वेरिएबल, थर्मोडायनेमिक वेरिएबल की बात करते हैं। बेटा सब करवा दूंगा, रूबी बेटा सब करवा दूंगा, टेंशन ना लो, मैं सब करवा दूंगा, ठीक है? रूबी जो आपका क्वेश्चन है बेटा वो इसी में आता है, वो करवा दूंगा, ठीक है? तो ब्रह्मांड का वह भाग जिस पर उष्मागतिक चर मतलब वेरिएबल, थर्मोडायनेमिक वेरिएबल, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, इनकी अध्ययन करते हैं, इनकी स्टडी करते हैं, उसको बोलते हैं उष्मागतिक निकाय। तो निकाय ब्रह्मांड का वो हिस्सा जिसको ऑब्जर्व किया जा रहा है, ब्रह्मांड का वह हिस्सा जिसको आप लोग ऑब्जर्व करने के लिए चूज करते हो, वो बनता है मेरे पास निकाय सिस्टम। और उसके अलावा जो कुछ बचता है, उसके अलावा जो भी कुछ बच जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हम कहते हैं उसको परिवेश, या बोले उसका सराउंडिंग कहते हैं। परिवेश या सराउंडिंग कहा जाता है। तो बहुत बड़ा ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड बहुत बड़ा है, ब्रह्मांड का एक हिस्सा हमने लिया अपनी स्टडी के लिए, तो आप उसको कहते हो सिस्टम या निकाय। चल जाएगा? हाँ सर। सिस्टम के अलावा जो कुछ बचता है हम उसको बोलते हैं सराउंडिंग या परिवेश कहते हैं। और दोनों को मिलाकर एक यूनिवर्स बन जाता है, ब्रह्मांड बन जाता है। तो कुल मिला के इस चैप्टर में हम जो स्टडी करते हैं वो स्टडी करते हैं कि भैया ये सराउंडिंग और सिस्टम आपस में कैसे इंटरेक्ट करते हैं, इनके बीच में कैसे उष्मा का संचरण होता है, कब उष्मा आता है, कब उष्मा जाता है, उष्मा आता है तो क्या होता है, उष्मा जाता है तो क्या होता है, वो सारी बात हम लोग इस चैप्टर में करने वाले हैं। ठीक भैया, अगली परिभाषा देखो, समांगी असमांगी ठोस। सर समांगी ठोस बोलते हैं, समांगी ठोस उनको कहते हैं, समांगी पदार्थ उसको कहते हैं जिसमें प्रत्येक बिंदु पर, हर एक बिंदु पे आपकी जो वेरिएबल्स होते हैं, जो आपके पदार्थ के गुण होते हैं, समान होते हैं हर एक बिंदु पे। तो यदि दिए गए निकाय में प्रत्येक बिंदु पे निकाय के गुण एक समान होते हैं, फॉर एग्जाम्पल डेंसिटी है, एक कमरे में गैस भरा हुआ है, डेंसिटी की बात कर रहा हूं, जितनी डेंसिटी यहां पर है उतना डेंसिटी वहां पर है, उतना ही वहां पर है, उतना ही यहां पर है। हर एक बिंदु पे अगर मेरे पास थर्मोडायनेमिक वेरिएबल क्या है, एक समान होते हैं, तो हम बोलते हैं कि जो दिया गया पदार्थ है वो समांगी पदार्थ है, समांगी निकाय है। और अगर अलग अलग बिंदुओं पे अलग अलग आपको प्रॉपर्टीज मिलती हैं तो उसको बोलते हैं असमांगी। समांगी मतलब एक समान, असमांगी मतलब असमान। उम्मीद है ये पॉइंट याद रहेंगे। क्या मुझे ये पॉइंट क्लियर है? क्या जल्दी बताओ, क्या मुझे ये पॉइंट एकदम एकदम क्लियर है? क्या मुझे ये वाला पॉइंट एकदम क्लियर है? क्या भाइयों बहनों, भाइयों क्लियर है मेरे प्यारे भाइयों? सर आज पहाड़ों से क्लास ले रहे हो? साला जला मत यार, मेरा घूमने का मन कर रहा है बहुत ज्यादा। ज्यादा तो मेरे को जलाओगे, मैं क्लास छोड़ के भाग जाऊं घूमने के लिए, ठीक है? थर्मोडायनेमिक स्टेट, अवस्था। देखो, हम समझते हैं कि अवस्था को परिभाषित करने के लिए हमें कुछ वेरिएबल की आवश्यकता होता है ना? थर्मोडायनेमिक वेरिएबल की आवश्यकता होता है। फॉर सिंपल एग्जांपल, सर समान असमान गुणों में क्या क्या हो सकता है बेटा? सब होता है, प्रेशर होता है, टेम्परेचर होता है, आपका डेंसिटी होता है, बहुत गुण होते हैं, बहुत सारी चीज हो सकती है। याद करो, हमने पहले पढ़ रखा था।
क्या बोलते हैं वो, आपका प्रत्यास्था गुणांक हर एक बिंदु पे समान होता है ना, तो समांगी होता है ना। आपका थर्मल एक्सपेंशन, वहां पे हमने पढ़ा था कि आपके पास क्या पदार्थ एक समान होता है तो सभी जगह पे क्या होता है, आपका अल्फा समान होता है, तो आपने कहा था उसको समांगी कहा था, आपने उसको समांगी ठोस कहा था। अगर हर एक दिशा में हर एक बिंदु पे मेरे पास अल्फा का मान या बोले प्रत्यास्था गुणांक का मान अलग था तो आपने उसको असमान कहा था। सिंपल सा फंडा है, ठीक है, चलेगा। भाई साहब हवा लगती पेट, पतले तो हूं मैं, मोटा का हूं। आई एम फिट ब्रो, आई एम वेरी वेरी फिट, ठीक है, बात समझते हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि मेरे पास क्या है कि थर्मोडायनेमिक स्टेट, किसी भी वस्तु की स्थिति या अवस्था को दर्शाने के लिए मुझे कुछ वेरिएबल की आवश्यकता होता है। फॉर सिंपल एग्जांपल कि मान लो कि अगर आपको मुझे मेरी स्थिति समझानी है ना, ठीक है, इस बार जो मेरी अगर मुझे अपनी स्थिति को दर्शाना हो तो क्या बताओगे, कि बताओगे आप मेरे कोऑर्डिनेट कि मैं कहां पर हूं, कि एक्स में कितना आगे हूं, वाई में कितना आगे हूं, जेड में कितना आगे हूं। तो आपकी क्या है, किसी भी वस्तु की स्थिति दर्शाने के लिए हमें कुछ वेरिएबल की आवश्यकता होता है, हमें एक रेफरेंस लेना होता है ना, कि एक मूल बिंदु लिया, एक्स अक्ष लिया, वाई अक्ष लिया, जेड अक्ष लिया, उसके सापेक्ष हम बिंदु की बात करते हैं स्थिति की, कि कितना एक्स में कितना आगे है, वाई में कितना ऊपर है, जेड में कितना आगे, हाँ ऐसे निकालते हो। तो बिल्कुल ऐसे ही जब कभी किसी उष्मागतिक निकाय की बात करते हैं तो उसकी स्थिति समझाने के लिए भी मुझे कोऑर्डिनेट की आवश्यकता होती है। अब वो कोऑर्डिनेट यहाँ पे मेरे पास क्या होते हैं, थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स होते हैं। क्या होते हैं, थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स होते हैं, जिनमें मेरे पास क्या होता है, आपका कंपोजिशन, कि मेरे पास पदार्थ के अंदर क्या क्या मिला हुआ है, किस किस तरह के पदार्थ है, कि भाई एक ही तरह के पदार्थ या अलग अलग तरह के पदार्थ है, उस पर आप उसको परिभाषित कर सकते हो, है ना। दूसरा क्या होता है, ताप, कि मेरे पास जो दिया गया पदार्थ, जो मेरे पास गैस है, उसका टेम्परेचर क्या है ना। तीसरा, उसका आयतन कितना है, उसका दाब कितना है और उसका द्रव्यमान कितना है। तो ये 5 वेरिएबल होते हैं जिनकी मदद से आप किसी भी गैस की स्थिति को या अवस्था को समझा सकते हो, उसकी अवस्था को समझा सकते हो कि भाई हाँ ये गैस है। तो उसकी अवस्था को परिभाषित करने के लिए क्या कहोगे, कि भाई इसमें इतना प्रेशर है, इसका आयतन इतना है, इसका तापमान इतना है, इसमें भरी हुई गैस का द्रव्यमान इतना है, और इसमें जो अपने पास गैस है वो सारे के सारे परमाणु अणु एक जैसे ही हैं और वो ये वाले, समझ रहे हो क्या, है ना। तो ये बताने के बाद आप एक उष्मागतिक निकाय को परिभाषित कर सकते हो, उसकी अवस्था को समझा सकते हो। अब बात क्या है, अगर इन 5 वेरिएबल में से एक भी चेंज हो जाए, अगर इन 5 वेरिएबल में से एक भी आइटम चेंज हो जाए, मतलब पदार्थ की अवस्था चेंज हो गई, पदार्थ की अवस्था चेंज हो गई। तो अगर इन 5 वेरिएबल में से एक भी चेंज हो जाए, एक भी चेंज हो जाए, तो मतलब क्या है कि आपकी जो अवस्था थी, जो आपकी स्टेट था, वो चेंज हो गया। और जब हमारे पास गैस एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं एक प्रक्रम, एक प्रोसेस कहते हो, एक आप प्रक्रम कहते हो। कहा गया, रुको, ये रहा, क्या कह रहे हैं, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, उष्मागतिक प्रक्रम। क्या कह रहे हैं, जब कभी उष्मागतिक प्रक्रम के किसी भी चर, किसी भी चर, 5 यहाँ, चर का मतलब यहाँ पे होता है वेरिएबल, चर का मतलब यहाँ पे क्या होता है आपका वेरिएबल, कि हमने कौन कौन से वेरिएबल क्वांटिटीज आपने लिया हुआ है उसकी बात करें। सर कौन कौन सा था, उसकी संगठन, कंपोजिशन, प्रेशर था, वॉल्यूम था, टेम्परेचर था, मास था। तो इनमें से कोई भी आइटम चेंज हो जाए, तो इनमें से कोई भी आइटम चेंज हो जाए तो हम कहते हैं कि जो निकाय है वो अपनी अवस्था को चेंज कर रहा है, और इसको कहते हैं उष्मागतिक प्रक्रम कहते हैं, इसको उष्मागतिक प्रक्रम कहते हैं, जिनके बारे में थोड़ा बहुत आइडिया हम ऑलरेडी ले चुके हैं, ठीक है, चलेगा। अब इसके तरफ एक सवाल है, सवाल है, बताओ क्या आंसर आएगा, कि किसी उष्मागतिक निकाय की साम्य अवस्था किसके द्वारा समझाते हो। साम्य अवस्था मतलब कुछ चेंज नहीं हो रहा, जो है बिल्कुल वैसा का वैसा बना हुआ है, जो है वैसा का वैसा बना हुआ है, कोई बदलाव नहीं हो रहा। सर किसके बारे में बात कर रहे हैं, थर्मोडायनेमिक वेरिएबल। अगर वेरिएबल चेंज होता है तो अवस्था चेंज हो जाती है, ये बोल रहे हो, जब वेरिएबल चेंज होता है तो अवस्था चेंज हो जाती है। वो कह रहा है साम्य अवस्था है, जो है वैसा का वैसा बना हुआ है, कोई बदलाव नहीं आ रहा है, कोई चेंज नहीं आ रहा है, कोई चेंज नहीं आ रहा है, मतलब आपके वेरिएबल चेंज नहीं हो रहा है। तो ये बात कैसे समझाओगे, कि सर बोला गया कि इसके द्वारा वर्णित की जाती है, कि निकाय की साम्य अवस्था को परिभाषित करने के लिए हमें यह कंफर्म करना पड़ेगा कि उनका प्रेशर समान रहे, उनका तापमान समान रहे, उनका आयतन समान रहे, तब जाके आप लोग कह सकते हो कि हाँ मेरे पास स्टेट जो है वो बना हुआ है, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। अगर इनमें चेंज हो गया तो मेरे पास स्टेट चेंज हो जाएगा। सर उष्मा की बात की थी नहीं,
कार्य की बात की थी? नहीं। इसके अलावा दो वेरिएबल और भी होते हैं, कंपोजिशन और द्रव्यमान, वो यहाँ पे है नहीं। तो ए सी डी के आधार पे आप लोग कह पाओगे कि हाँ आपका परिभाषित हो रखा है। और ये क्वेश्चन आपका नीट 2024 का जो दोबारा एग्जाम हुआ था, रीनीट, उसमें आया था। ये रीनीट 2024 में क्वेश्चन आपका आया था। अच्छा है सर, बढ़िया है। ठीक है, अगला मेरे पास क्या है? साइक्लिक प्रक्रम। नाम से गया, साइक्लिक मतलब चक्कर, घूम फिर के वापस वहीं जाओ, घूम फिर के वापस वहीं पे जाओ। तो मेरे पास क्या है कि किसी एक गैस पे लगातार प्रक्रम करो और घूम के वापस अगर प्रारंभिक अवस्था प्राप्त कर ली जाती है तो उनको आप लोग क्या कहते हो? चक्रीय प्रक्रम कहते हो। चलते बढ़ते, पहला किया, दूसरा किया, तीसरा, चौथा, पांचवा, करते करते वापस प्रारंभिक अवस्था पे आ जाओ तो उसको बोलते हैं चक्रीय प्रक्रम। अब चक्रीय प्रक्रम के लिए क्या है? कम से कम मेरे पास दो प्रोसेस होना आवश्यक है। मान लो मैं ए से किसी प्रक्रम के जरिए बी तक पहुंचा, अब वापस प्रारंभिक अवस्था आने के लिए हमने कोई दूसरा प्रक्रम पकड़ा होगा, दो हो गए। तो दो प्रक्रम, एक जाने का और एक आने का, एक जाने का और एक आने का, तो इसमें पास क्या दो प्रक्रम हुए, आप लोग अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ गए। तो चक्रीय प्रक्रम के लिए कम से कम दो प्रक्रम की मुझे आवश्यकता होता है। ओके, क्वासी स्टैटिक। क्वासी स्टैटिक भैया थोड़ा टर्म अच्छा है, ध्यान से सुनने का। क्वासी स्टैटिक का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा प्रक्रम जो एक्सट्रीमली स्लो है, कि कतई स्लो, इतना धीमा है कि हर एक स्थिति साम्य अवस्था लगता है, हर एक स्थिति, हर एक अवस्था साम्य अवस्था जैसा फील होता है कि भाई बिल्कुल धीमे 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 चेंज हो रहा है, इतना स्लो कि हर एक अवस्था साम्य अवस्था जैसा फील होता है। तो क्या बोल रहा है? यदि किसी प्रक्रम को अत्यंत धीरे धीरे इस प्रकार किया जाता है कि निकाय के प्रत्येक समय बिंदु पर साम्य अवस्था होता है तो उसको क्या बोलते हो? साम्य प्रक्रम कहते हैं, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस कहते हैं। और जनरली क्या होता है? जनरली ये जो प्रोसेस होते हैं वो आपके कांस्टेंट टेम्परेचर वाले प्रोसेस होते हैं। ठीक है, इनमें टेम्परेचर कांस्टेंट मेरे पास रहता है। अच्छा ऐसा है। रिवर्सिबल प्रोसेस, हाँ जैसे कि डेंसिटी, जो मास और बेटा देखो, पांच वेरिएबल है, पांच ही होंगी। ठीक है, पांच वेरिएबल हमने क्यों लिया? क्योंकि वो आपस में निर्भर नहीं करते। आपके वेरिएबल ऐसे हो जो आपस में डिपेंड नहीं करता है ना, उन्हीं के बेस पे आप लोग सिस्टम को परिभाषित कर पाओगे। मुझे बताओ, मैं सिस्टम का मास कह दूं, वॉल्यूम कह दूं और डेंसिटी कह दूं, भैया इसका तो मतलब ही नहीं ना, इसका कोई मतलब नहीं है। जब मुझे सिस्टम के बारे में मास पता है, वॉल्यूम पता है, तो ये भी तो पता ही है ना। हमें वेरिएबल वो चूज करना होता है जो आपस में निर्भर ना करें, आपस में क्या होता है? इंडिपेंडेंट होते हैं, एक दूसरे से स्वतंत्र होता है और उनके जरिए आप सिस्टम की अवस्था को परिभाषित करते हो। ठीक है, तो पांच है, पांच ही रहेंगे। ठीक है, उनके अलावा अगर मान लो कोई ऐसा वेरिएबल है जो उन पर डिपेंड ना करे और उसकी मदद से सिस्टम के अवस्था को समझाया जा सकता है तो वो भी आप वहां पे ऐड कर सकते हो। यहाँ पे क्या है? मास, वॉल्यूम, डेंसिटी। तो डेंसिटी मेरे पास उसका वेरिएबल नहीं बनेगा, क्यों? क्योंकि डेंसिटी बाकी दो पे डिपेंडेंट होता है। ठीक है, चलेगा? हाँ सर। अब रिवर्सिबल मतलब, रिवर्सिबल मतलब जिसको वापस किया जा सकता है, कि किसी एक प्रक्रम में मेरे पास क्या हुआ है, गैस जो है, किसी एक प्रक्रम में मेरे पास जो गैस है वो किसी एक अवस्था ए से बी तक चला गया, बी तक चला गया। अब हम ये कह रहे हैं कि अगर अगर गैस को या आपके जो पदार्थ है उसको समान रास्ते से होते हुए प्रारंभिक अवस्था तक लाया जा सके, अगर अगर इस प्रक्रम में हम गैस को वापस प्रारंभिक अवस्था तक सेम रास्ते से ले आए तो इसको हम लोग बोलते हैं उत्क्रमणीय, रिवर्सिबल प्रोसेस। ऐसा प्रोसेस जिसको रिवर्स किया जा सकता है, पदार्थ अपने प्रारंभिक अवस्था में वापस लौट सकता है बिना वातावरण में कोई प्रभाव छोड़े, कि मतलब आया, काम किया, करके चला गया, सारे सबूत खत्म, सारे सबूत खत्म, मामला फ्री। समझ लो कि किसी को कानो कान खबर ना पड़े कि क्या हुआ था यहाँ पे, ऐसा मामला है। रिवर्सिबल इस तरह का रिवर्सिबल है कि आए, काम के, निपटा के चले गए और किसी को पता भी नहीं चला। तो वही कहानी है, क्या बोलते हैं? किसी भी प्रक्रम को उत्क्रमणीय कहा जा सकता है यदि निकाय को पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था तक समान पथ से लाया जा सकता है।
ठीक है, वह परिवेश पे कोई भी प्रभाव ना छोड़े, कि मतलब आपका जो एटमॉस्फेयर है वहां पे कोई भी चेंजेस नहीं आए, कोई बदलाव नहीं आए, तो उसको बोलते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। क्या वास्तव में ऐसा संभव है? नहीं, वास्तव में ऐसा संभव हमारे पास नहीं होता, ये बस एक आइडियल कंडीशन है जो हमने माना है। ठीक है, बाकी वास्तव में ऐसा कुछ कर पाना संभव नहीं हो पाता है। अब पहले मुझे बताओ, ये कुछ बेसिक डेफिनेशंस थी जो हमें पता होनी चाहिए, थोड़ा फास्ट इसको करवाया, क्योंकि देखो इनकी सिर्फ परिभाषा पढ़नी होती है, इनसे सवाल आने की हिम्मत बहुत कम होती है। अगर मैं कहूं कि कहीं से कोई क्वेश्चन बन पाए या कोई डेफिनेशन का क्वेश्चन बन पाए, तो वो एक तो ये वाली है, एक तो वो ये वाली है। ठीक है, यहां से बन सकता है। और आपका कौन सा क्वासी स्टैटिक प्रोसेस डेफिनेशन है, पूछ सकता है कि बस कि आपका जो क्वासी स्टैटिक प्रोसेस होता है या साम्य प्रक्रम क्या होता है, चार ऑप्शन देगा, चार परिभाषाएं होंगी, उनके बेस पे आपको एक को चूज करना रहेगा। एक आपसे रिवर्सिबल, इससे पूछ सकता है, ठीक है, इससे पूछ सकता है। बाकी उसके पहले कि कोई भी डेफिनेशन इतना काम की नहीं है। हाँ, ये बन सकता है ये क्वेश्चन कि चक्रीय प्रक्रम के लिए न्यूनतम कितने प्रक्रम की हमें आवश्यकता होता है, तो दो प्रक्रम मुझे लगते हैं। ठीक है, उसके अलावा ये देखो, प्रक्रम नहीं, वेरिएबल, यहां से कि कितने वेरिएबल के थ्रू आप लोग किसी सिस्टम की परिभाषा को समझा, किसी सिस्टम की अवस्था को समझा सकते हो। क्योंकि देख लो, इन 5 वेरिएबल के बेस पे रीनीट में क्वेश्चन आया था। ठीक है, बाकी तो नहीं, बाकी तो टाइम पास ही। ठीक है, यहां तक उम्मीद है मुझे कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, अब आता अपने पास सबसे पहला, तो काम का तो नहीं बोलूंगा, पर हाँ डेफिनेशन इसकी भी ऐसी ही है। ठीक है, जीरो लो, एक बार जरा पढ़ो फिर समझाता हूं, जरा उसको पढ़ लो फिर पढ़ाता हूं। हाँ, देखो, जीरो लोग बोलता है क्या, ये कहता है कि मान लो मेरे पास क्या है, एक निकाय है इस तरह से। अब ये निकाय किसी अन्य निकाय के साथ क्या है, तापीय साम्य अवस्था में है। देख लो इसके पास, ये लो, एक निकाय बन गया है ए, एक बन गया है बी। ये क्या है, दोनों तापीय साम्य अवस्था में है। साम्य समझते हो, साम्य अवस्था मतलब चीजों का बराबर होना, याद करो। साम्य अवस्था की वस्तु ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम में है। स्थानांतरीय स्थानांतरीय साम्य अवस्था में मतलब बल बैलेंस होते थे। घूर्णन साम्य अवस्था टॉर्क बैलेंस होता था। तापीय साम्य अवस्था ताप बराबर होते हैं। अच्छा 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 अच्छा, तो अगर मैं कहता हूं कि ए और बी तापीय साम्य अवस्था में, मतलब क्या है कि इन दोनों का तापमान आपस में बराबर है और इनके बीच में किसी तरह की हीट का ट्रांसफर नहीं हो रहा है, इनके बीच में किसी भी तरह का हीट का ट्रांसफर नहीं हो रहा है। ठीक है, सवाल क्या था, स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट कहता है कि कोई एक निकाय ए, अन्य निकाय बी और सी, बी और सी का है, तो सी रहा, सी मेरे पास ये रहा, कि अन्य निकाय बी और सी के साथ एक साथ तापीय साम्य अवस्था में, एक साथ, कि ए जो है, ये जो है एक साथ दो दो के साथ तापीय साम्य अवस्था में है, एक साथ। तो अगर इसकी तापीय साम्य अवस्था सी के साथ भी है, मतलब ए का तापमान सी के भी समान होगा, ए का तापमान सी के भी समान होगा। हाँ जी सर, है ना, चल जाएगा, चल जाएगा। तो मेरे पास क्या है, अगर ए बी के भी समान है, ए सी के भी समान है, तो वो कहता है कि अगर ए की साम्य अवस्था बी के साथ है, ए के साम्य अवस्था सी के साथ भी है, तो बी और सी भी साम्य अवस्था में होंगे। और क्लियर भी तो है, क्लियर भी तो है, अगर टी ए बराबर टी बी है, टी ए बराबर टी सी है, तो सिंपल सी बात है कि बी और सी का तापमान भी आपस में बराबर आएगा और ये भी क्या होंगे, तापीय साम्य अवस्था में होंगे। और ये हमसे कहा गया कि यदि कोई निकाय ए दो अन्य निकाय बी और सी के साथ पृथक पृथक तापीय साम्य अवस्था में हैं, तो बी और सी भी तापीय साम्य अवस्था में होंगे। चल जाएगा भैया। तो ये मेरे पास क्या है, जीरोथ लो होता है, शून्य नियम होता है थर्मोडायनेमिक्स का, उष्मा गतिकी का। अनिरुद्ध भैया, मैं बताऊं तुम्हें, तुम लोग मार ही खाओगे, सोचता हूँ तुम लोग सही मार खाओगे। मुझे बता, अगर तेरे घर में आग लग जाए, अगर तेरे घर में आग लग जाए, तो तू क्या करेगा, आग बुझाएगा या मोहल्ले में जाके बोलेगा कि सर मेरे घर में आग लग गई है, अब मेरा क्या होगा?
बता मुझे एक बार, अगर तेरे घर में मान ले आग लग जाती है तो तू आग बुझाएगा या आग बुझाने का कुछ इलाज ढूंढेगा, या बाहर जाके पूरे मोहल्ले में चलेगा मेरे घर में आग लग गई, मेरे घर में आग लग गई है, मेरा क्या होगा, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। तो बेटा कवर करना, इस बात का ढिंडोरा पीटने से क्या होगा। तुम्हें खुद को पता है कि बैकलॉग क्यों है, क्योंकि या तो हमने क्लास मिस किया या फिर हमने लेट ज्वाइन किया है। अब जो भी रीजन रहा है, बैकलॉग तो है, बैकलॉग तो है। तो खत्म कैसे होगा भैया, पढ़ाई करने से खत्म होगा। पढ़ाई करो, टाइम ज्यादा दो पढ़ाई को। दिक्कत क्या है, तुम लोग ढूंढते हो आसान रास्ता, तुम लोग ढूंढते हो आसान रास्ता कि भैया किसी तरह से जल्दी से खत्म हो जाए, मैं वन शॉट देख लेता हूँ, जल्दी खत्म। अबे जल्दी करके क्या करेगा, जल्दी करके क्या कर लेगा। क्या जल्दी करने से तुम एग्जाम क्रैक कर लोगे, तुम लोग बेवकूफ हो। तुम एग्जाम के बारे में नहीं सोचते, तुम सोचते बैकलॉग के बारे में, बैकलॉग खत्म कर देता हूँ। अरे गंवारो, अरे बेवकूफो, अरे गधेड़ो, मुझे ये बताओ मेन पर्पस क्या है, नीट एग्जाम क्रैक करना। उसके लिए क्या चाहिए, सब्जेक्ट पे मास्टरी चाहिए, हर एक टॉपिक परफेक्ट होना चाहिए, हर एक टॉपिक आपका परफेक्ट होना चाहिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस भरपूर होनी चाहिए, वो हमें मास्टरी चाहिए। सिलेबस पूरा करके क्या उखाड़ लोगे, सिलेबस पूरा करके क्या उखाड़ लोगे, एग्जाम तो क्लियर होने से रहा। जल्दबाजी में खत्म करोगे, पढ़ाई ढंग से है नहीं, बस सिलेबस खत्म कर लिया हमने। सो हमने तो साल भर पढ़ाई करी थी, हमारा एग्जाम में क्रैक नहीं, क्यों भैया, एग्जाम क्यों क्रैक होगा। एक बच्चा जो आपके हर एक चैप्टर को पूरी शिद्दत से पढ़ रहा है, उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहा है, उस पर टेस्ट दे रहा है, अपनी गलतियों पे काम कर रहा है, वो एग्जाम क्रैक करे, या फिर वो एग्जाम क्रैक करे जैसे साल भर सिर्फ लेक्चर को अटेंड करा है और फटाफट सिलेबस खत्म करके एग्जाम देने चला गया। क्या फायदा उस चीज से। ये खुद में इतनी बेसिक कॉमन सेंस तुम्हारे अंदर है, पर दिक्कत क्या है, जब तक तुम्हें सामने वाला डांट फटका के तुम्हें बात नहीं समझेगा तो तुम्हारे पल्ले नहीं पड़ती। तुम्हें ऑलरेडी पता है, तुम्हें ऑलरेडी पता है कि ये जो जल्दबाजी में मैं लेक्चर खत्म कर रहा हूं ना, इससे कुछ मुझे खास फायदा हो नहीं रहा है, बस दिल को सुकून मिल रहा है कि हाँ मेरा बैकलॉग कंप्लीट हो गया। अरे गधेड़े, क्या मिल गया उससे। सर मैंने एक महीने में ना 4-5 चैप्टर उड़ा दिए फटाफट फटाफट करके, मेरा बैकलॉग खत्म हो गया, क्या मिल गया उससे, कुछ मिल गया, क्या मिल जाएगा उससे। ये बात तुम लोग बहुत अच्छे से जानते हो। तुमने अगर तुम्हारा सेकंड ड्रॉप है या थर्ड ड्रॉप है तो तुम्हें ऑलरेडी पता है, ठीक है। ये बात तुम्हें समझना चाहिए कि हमें पढ़ाई करनी पड़ेगी, हमें अगर पीछे हैं तो हमें एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा, वो हमारा काम है, वो हमें करना पड़ेगा, उस पर थोड़ी सी एफर्ट डालने पड़ेंगे, तब जाके चीजें खत्म हो पाएंगी। समझ रहे हो, समझ रहे हो। फर्स्ट है तो बेटा, फर्स्ट है तो बेटा स्टार्टिंग से ही पढ़, स्टार्टिंग से ही पढ़ तो ही उसका सेंस है, मतलब कोई मतलब नहीं है। समझ रहा है। तुम खुद सोचो यार, ये एक वो एग्जाम है जहां पे हर साल 20 लाख, कम से कम 20 लाख बच्चे एग्जाम देने बैठते हैं। और सिंपल सी बात है कि अगर तुम सिर्फ सिलेबस खत्म करने के हिसाब से पढ़ रहे हो तो तुम खुद से अंदाजा लगा लो, क्या तुम उस 20 लाख के कंपटीशन में हो कहीं, नहीं हो। सच बात है, नहीं हो, सच बात है, नहीं हो, ये बात तुम्हें खुद को पता है। दिक्कत क्या है, जब तक कोई सामने वाला डांट फटकार के दो गाली दे के नहीं समझाएगा, हम नहीं समझते। ठीक है, तो पढ़ाई करो मेरे लाल, टाइम अपने पास अभी है, टाइम अपने पास अभी है। अगर मैं आज से भी गिनता हूँ, अभी चल रहा आपका सितंबर है ना, सितंबर फिलहाल आधा सितंबर है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, और ये देख लो 7 महीने हैं। 7 महीने भाई साहब कितना कुछ हो जाता है, 7 महीने में दुनिया ऊपर नीचे हो जाती है। ठीक है, 7 महीने। ठीक है, आ जाओ, आ जाओ, आगे बढ़ते हैं। अब भैया ये तो टाइम पास ही थी, अब आएंगे अपने पास मेन कहानियां। तो कृपया करके मैं आप लोगों को थोड़ा सा दरख्वास्त करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, कृपया करके थोड़ा सा फोकस यहाँ पे दो, है ना। यहाँ पर थोड़ा सा फोकस करो, थोड़ा टाइम दो, अभी ये चीजें थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है क्योंकि सारी चीजें आपके पास क्या लिंक करने वाली, सारी चीजें आपस में लिंक करती हैं, आपस में जुड़ी हुई हैं, और आपके अलग अलग प्रक्रम पढ़ेंगे और उन्हीं सभी के लिए हम लोग थोड़ी देर के बात करेंगे। अब इसको स्टार्ट करूं उससे पहले भैया एक बार शॉर्ट बताता हूं, शॉर्ट में, कि हम यहाँ पे कौन कौन से प्रोसेस की बात करेंगे, हम लोग यहाँ पे कौन कौन से प्रोसेस की बात करने वाले हैं। हालांकि आप सभी लोग जानते हो, फिर भी देख लो। देखो भैया, आदर्श गैस समीकरण पढ़ा हुआ है, हाँ सर पढ़ा हुआ है। इसके लिए हमने अलग अलग प्रक्रम देखे हुए हैं, है ना, चार्ल्स लो, वेल्स लो, हाँ सर। उन्हीं के आधार पर मेरे पास क्या अलग अलग प्रक्रम बनते हैं, कि एक ऐसा प्रक्रम जिसमें प्रेशर हमेशा कांस्टेंट रहता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, समदाबीय कहते हैं।
समदाबीय प्रक्रम इसको कहा जाता है। सर इंग्लिश में इसको बोलते हैं आइसोबैरिक, आइसोबैरिक प्रोसेस। अब भैया यहां से नॉन स्टॉप पढ़ाई है, सवाल आपको फिलहाल नहीं मिलेंगे, पूरा पढ़ने के बाद मिलेंगे। दूसरा प्रक्रम मेरे पास होता है वॉल्यूम कांस्टेंट, कि भाई ऐसा प्रक्रम जिसमें आयतन हमेशा कांस्टेंट है, उसको आप लोग क्या बोलते हो, सम आयतनीय, सम आयतनीय प्रक्रम उसको कहा जाता है, सम आयतनीय प्रक्रम उसको कहा जाता है। मैं इंग्लिश में इसको बोलते हैं आइसोकोरिक, आइसोकोरिक प्रोसेस। ठीक भैया, चलेगा जी हाँ। नंबर 3 की बात करते हैं। सर नंबर 3 के पास क्या है, टेम्परेचर कांस्टेंट, बोले तो समतापीय प्रक्रम, समतापीय प्रक्रम। इंग्लिश में बोलते हैं उसको आइसोथर्मल, आइसोथर्मल प्रोसेस, चलेगा आइसोथर्मल प्रोसेस। नंबर 4 इंपॉर्टेंट है, पीवी की पावर गामा बराबर कांस्टेंट, ये समीकरण है। ये कौन सा होता है भैया, इसको बोलते हैं हम लोग एडियाबैटिक, हिंदी में, हिंदी में इसको बोलते हैं रुद्रोष्म, रुद्रोष्म प्रक्रम इसको कहा जाता है। बोल मेरे पास क्या आपका एडियाबैटिक प्रोसेस से क्या होता है, एडियाबैटिक भैया उसको बोलते हैं जिसमें क्या होता है, क्या होता है, जिसमें आपका सिस्टम व सराउंडिंग या बोले परिवेश, सराउंडिंग के मध्य कोई ऊष्मा संचरण नहीं होता है, कोई ऊष्मा संचरण नहीं होता है। ठीक है, मतलब Q जो होता है उसमें कितना, 0 आता है, हीट का कोई इंटरेक्शन इसमें नहीं होता है सिस्टम और सराउंडिंग के लिए। ठीक सर, ठीक है, चलो बात करें अगला हिस्सा नंबर 5। एक होता है मेरे पास लास्ट एक्स्ट्रा में होता है पीवी की पावर n बराबर कांस्टेंट, जो क्या होता है, इन चार के अलावा जो भी है, इन चार के अलावा जो भी आएगा वो इसमें आता है, उसको हम लोग बोलते हैं पॉलीट्रॉपिक। इन चार के अलावा जो भी होता है वो इसमें आता है पॉलीट्रॉपिक। ठीक है, इन चार के अलावा जो भी आता है वो पॉलीट्रॉपिक मेरे पास बन जाता है। चलो भाई, क्लियर है पार्ट। ये हमारे पास क्या, 5 अलग अलग प्रक्रम हैं जिनके लिए हम लोग सारी कहानी पढ़ेंगे, जिनके लिए सारी कहानी पढ़ी जाएगी। चलो याद करते हैं, इंटरनल एनर्जी की बात करते हैं। सर इंटरनल एनर्जी ये हमने केटीजी में पढ़ लिया है, ये हमने केटीजी में पढ़ लिया है, याद करते हैं। सर गैस की आंतरिक ऊर्जा, याद करते हैं, आंतरिक ऊर्जा, गैस के अंदर जो ऊर्जा है, हाँ सर गैस की आंतरिक ऊर्जा की बात करता हूं। हमने कहा था गैस के अंदर होते हैं अणु, अणु की होती है गति, तो गति के कारण होता है गतिज ऊर्जा, और उनके आपस में इंटरेक्शन की वजह से क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी होता है। हमने कहा था कि आदर्श गैस में क्या होता है, आपका पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है, 0 होता है। आदर्श गैस के लिए पोटेंशियल एनर्जी कितना आता है, 0 आता है। क्यों, क्योंकि गैस के अणुओं के मध्य बल ही नहीं होता है, ना के बराबर होता है, तो जब बल नहीं होता है तो आपका पोटेंशियल कितना होता है, 0 होता है। लेकिन तो जो आपकी आंतरिक ऊर्जा है वो सिर्फ और सिर्फ गतिज ऊर्जा के बराबर होता है, जो कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि कुल ऊर्जा F/2 nRT लिखा जाता है, F/2 nRT लिखा जाता है। अच्छा याद करते हैं, क्या CV का फॉर्मूला हमने F/2 R पढ़ा हुआ है, F/2 R पढ़ा हुआ है, हाँ सर। तो उसके हिसाब से F/2 और R, ये F/2 R सर, ये चीज मिलकर क्या बन जाता है, पास CV बन जाता है। तो यो आपकी आंतरिक ऊर्जा है, या तो F/2 nRT लिखा जाएगा, या आपका NCV इंटू टी लिखा जाएगा, NCV इंटू टी लिखा जाएगा।
अब क्या होता है, यहां पे हम लोग जब भी बात करते हैं किसी एक स्थिति की बात नहीं करते, एक प्रक्रम की बात करते हैं। एक प्रक्रम मतलब एक प्रारंभिक अवस्था और एक अंतिम अवस्था के बीच की बात करते हैं। तो जब भी यहाँ पे बात की जाती है यू की बात नहीं करते हैं, बात करते हैं डेल्टा यू की। आपकी आंतरिक ऊर्जा में कितना परिवर्तन होगा, तो हमारे पास कितना होता है F/2 NR डेल्टा टी, या F/2 है बोले NCV डेल्टा, NCV डेल्टा टी इसको कहा जाता है। ठीक है भैया, तो F/2 NR डेल्टा टी या NCV डेल्टा टी से डेल्टा क्यों क्यों आया, क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं अंतर की, प्रारंभिक और अंतिम के बीच में ऊर्जाओं का अंतर, अंतिम ऊर्जा माइनस प्रारंभिक ऊर्जा। आप सब उसको ऐसे लिख लेना। देखो मेरे पास प्रारंभिक ऊर्जा कितना F/2 NR T1 लिख दोगे, है ना। अंतिम कितना F/2 NR T2 लिख दोगे। हमें निकालना है इनका अंतर, तो जब घटाओगे 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 तो F/2 NR आ जाएगा कॉमन, अंदर बचा कितना T2 माइनस T1, और T2 माइनस T1 को हम लोग क्या कह रहे हैं, डेल्टा टी कह रहे हैं। तो F/2 NR डेल्टा टी या NCV डेल्टा टी मेरे पास बन सकता है। अच्छा जरा ध्यान दें एक बात और, क्या मैं NRT को आदर्श गैस की समीकरण से P इंटू वी कह सकता हूं क्या? सोचना, देखो ये सारी चीजें दिमाग में आनी चाहिए कि हाँ ऐसा भी तो होता है, ये सारी चीजें दिमाग में आनी चाहिए। याद कर तो लेंगे ही सही, वो तो हमारी आदत है ही सही, लेकिन समझ भी लो भैया, क्या कहते हैं कि आदर्श गैस की समीकरण के हिसाब से क्या पीवी बराबर एनआरटी होता है? हाँ सर, तो एनआरटी को पी इंटू वी लिखा जा सकता है सर, बात तो करेक्ट है, बात तो एकदम करेक्ट है। तो क्या इसी चीज को मैं कह दूं, अरे ओहो ये लो, सीवी कितना मेरे पास था, F/2R था। ठीक है, बात समझना, क्या NRT1 को कह सकते हो P इंटू वी? हाँ सर, पर सर क्या है, ये प्रारंभिक अवस्था ना, प्रारंभिक अवस्था, तो प्रारंभिक अवस्था के लिए P इंटू वी P1V1 बनेगा। सेम तरह से यहां पर कितना बनेगा F/2 P2 इंटू V2 बनेगा। जब ये मान भी यहां पे रख सकते हो तो वो कितना बचेगा F/2 P2 V2 माइनस P1 V1। अरे वाह सर बढ़िया है, तो आपके इस फॉर्मूला में क्या है, एक फॉर्मूला और ऐड कर लो, F/2 P2V2 माइनस P1V1। ये मेरे पास पूरा फॉर्मूला बन के आ जाता है, जिसको अपने को याद भी रखने का है। लो भैया, क्या ये पॉइंट हम सभी को क्लियर है क्या? क्या ये पॉइंट हम सभी को क्लियर है क्या? चल जाएगा, मेरे पास क्या फॉर्मूला हो गया, ये तो मेरे पास आपका मेन फॉर्मूला बनकर आ गया। अब इससे जुड़ी कुछ खास छोटी मोटी बातें, इससे जुड़ी कुछ खास छोटी मोटी बातों की जरा बात करते हैं, सुनिएगा क्या कहता हूं। बात नंबर एक, कि जो आपकी होती है आंतरिक ऊर्जा, हमारे फॉर्मूला के हिसाब से आंतरिक ऊर्जा जो है वो केवल और केवल क्या है, तापमान T के समानुपाती है। देखा है, देखा है। ठीक है, बात समझ रहे हो, तो लिखा भी था F का फॉर्मूला F/2 NRT लिखा था क्या, लिखा था। तो U क्या है, समानुपाती किसके होता है, T के होता है। बोलो हाँ कि ना, अरे हाँ सर, है ना, क्लियर है क्या? यू मेरे पास क्या है, टी के समानुपाती होता है। और याद करते हैं सर टी क्या होता है, सर टी मेरे पास क्या होता है, थर्मोडायनेमिक वेरिएबल होता है। हाँ सर, मेरे पास आपकी ऊर्जा है आंतरिक ऊर्जा, वो सिर्फ और सिर्फ टी पे निर्भर करता है, और इसी रीजन से हम कहते हैं क्या, कि आपकी जो इंटरनल एनर्जी होता है, क्या बोले, डेल्टा यू, हम लोग क्या बोल रहे हैं, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ये जो चीज है ना,
ये सिर्फ और सिर्फ निर्भर करती है तापमान के अंतर पे। क्या प्रक्रम था, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या प्रक्रम था, कोई फर्क नहीं पड़ता। हर एक प्रक्रम के लिए पास क्या होता है, ये चीज सेम चलता है। अच्छा, सिर्फ डेल्टा टी के समानुपाती होता है, मतलब कि सर चाहे प्रेशर कांस्टेंट हो, चाहे वॉल्यूम कांस्टेंट हो, चाहे एडियाबैटिक हो, सभी के लिए मेरे पास जो डेल्टा यू का फॉर्मूला है वो हर बार ही लिखने में आएगा, हर बार, हर बार। लेकिन सर एक प्रोसेस ऐसा है जहां पे क्या होता है, तापमान कांस्टेंट होता है। अगर तापमान हो गया कांस्टेंट तो तापमान का परिवर्तन होता है जीरो, और उसमें आपकी आंतरिक ऊर्जा का परिवर्तन कितना, जीरो आता है। क्या कहें, मेरे पास क्या है, आपकी आंतरिक ऊर्जा क्या रहती है, कांस्टेंट होता है। तो समतापीय प्रक्रम में, समतापीय प्रक्रम में क्या होता है, हमारे पास जो आंतरिक ऊर्जा का परिवर्तन है वो कितना, जीरो। उसके अलावा कोई सा ही प्रक्रम ले आओ, सबके लिए डेल्टा यू सेम फॉर्मूला लेके आता है, एन सी वी डेल्टा टी। ठीक है, जब सबके लिए सेम है, प्रोसेस पे डिपेंड कर ही नहीं रहा। जब प्रोसेस पे डिपेंड नहीं करता है, जब प्रोसेस पे डिपेंड नहीं करता है, तो हम कहते हैं कि यहां से ये जो आपका डेल्टा यू है, ये क्या होता है, ये आपका होता है पॉइंट फंक्शन। पॉइंट फंक्शन सर हिंदी में बताओ, हिंदी में बताता हूं, हिंदी से बोलते हैं बिंदु फलन। बिंदु फलन इसको कहते हैं। सही क्या होता है, बिंदु फलन ऐसे फंक्शन जिनका मान सिर्फ और सिर्फ प्रारंभिक और अंतिम अवस्थाओं पर निर्भर करता है, किस प्रक्रम से आए उन पर डिपेंड नहीं करता, किस रास्ते से आए फर्क नहीं पड़ता कि क्या प्रोसेस था, समदाबीय था, सम आयतनीय था, या रुद्रोष्म था, या पॉलीट्रॉपिक था, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो डिपेंड करता है सिर्फ और सिर्फ प्रारंभिक और अंतिम अवस्था पे। तो हमारे पास बोलते हैं कि इसको क्या हो रहा है भाई, इसको रुक जाओ भाई लोगों, अभी ठीक है। ओहो पेन भी गिर गया, बहुत ही गिरा हुआ पेन है, नालायक कहीं भी गिर जाता है। देखो, एक ऐसा प्रक्रम जो, क्या बोले, एक ऐसा फलन, एक ऐसा फलन जो केवल, जो केवल प्रारंभिक व अंतिम, प्रारंभिक व अंतिम अवस्थाओं या स्थिति ना, अवस्थाओं पे निर्भर करता है। उसको बोलते हैं हम लोग क्या, पॉइंट फंक्शन कहते हैं, बिंदु फलन उसको कहा जाता है। क्या प्रक्रम है उससे उसको फर्क नहीं पड़ता, उससे इसको फर्क नहीं पड़ता है। क्लियर है दोस्तों, हाँ। इसको हम लोग नहीं बेटा, बेटा ये अवस्था फलन, हाँ कह सकते हो, ये आपका अवस्था फलन होता है ना, ये आपका अवस्था फलन हमारे पास होता है। राम राम साहब, ठीक है, चलो बढ़िया बढ़िया बढ़िया, उम्मीद भाई ये बात हमें क्लियर होगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सारे पॉइंट अपने पास है। हाँ जी सर चलेगा, ठीक है आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड मेरे पास क्या बताया यहाँ पे, थर्मोडायनेमिक वर्क, कार्य की बात करेंगे, कार्य कार्य कार्य, ठीक है, कार्य की बात करेंगे। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, समझो भैया, यहाँ पे क्या होता है, कार्य। देखो कार्य पास क्या, हम बात करें, मान लो किसी बर्तन में गैस रखा हुआ है, गैस रखोगे तो हो सकता है कि आप उसको दबा के उसका आयतन कम कर दो, या गैस फैल के उसका अपना आयतन बढ़ा ले। तो जो भी मेरे पास ऐसा प्रक्रम होता है, गैस क्या है, किसी चीज के विरुद्ध कार्य करता, समझना, समझो कि मान मेरे पास एक तरह से पिस्टन है, ये मेरे पास एक सिलेंडर हो गया, आपने छोटा सा पिस्टन लगा दिया, हाँ सर, और क्या मेरे पास अंदर मस्त गैस भरा हुआ है, शानदार एक नंबर मेरे पास क्या है, गैस भरा हुआ है, ठीक है, मेरे पास क्या है, गैस भरा हुआ है।
अब क्या करते हैं, हम बाहर से बल लगा के इस गैस के आयतन को कम कर रहे हैं, बाहर से बल लगा के इस गैस के आयतन को कम कर रहे हैं। तो क्या होता है, जो अंदर गैस के अणु हैं वो तो लगातार टकराते अपना प्रेशर लेके आते हैं। भैया 100 प्रेशर यहाँ लगाता है, गैस ने यहाँ प्रेशर दिया, यहाँ प्रेशर दिया, यहाँ प्रेशर दिया, यहाँ प्रेशर दिया। हाँ सर, मेरे पास क्या है, प्रेशर सारा गैस ने यहाँ दिया, और विस्थापन कर रहे हो इस तरफ। हाँ सर, विस्थापन क्या है, इस तरफ। तो गैस का जो प्रेशर है उसके फोर्स कहाँ है, इस तरफ है। विस्थापन कहाँ है, यहां पर है। तो जब कभी बाहर से बल लगा के गैस के आयतन को कम किया जाता है, जब कभी बाहर से बल लगा के गैस के आयतन को कम किया जाता है, तो मेरे पास क्या होता है, जो गैस का प्रेशर है वो ऋणात्मक कार्य कर रहा है। क्यों भैया, बल तो बाहर की ओर है, विस्थापन अंदर की ओर है, ऋणात्मक कार्य होता है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो इसलिए कहते हैं कि जब गैस को कंप्रेस करते हो, संपीड़ित करते हो, उसके आयतन को कम करते हो, ऐसी अवस्था में क्या होता है, गैस का कार्य कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। अच्छा, बात समझ रहे हो। और मान लो कि अगर मैं बाहर से बल नहीं देता, ये सिलेंडर हो गया, ये पिस्टन हो गया, है ना, मेरे पास गैस भरा हुआ है, मस्त शानदार, देखो। और मान लो कि किसी वजह से अंदर गैस का प्रेशर बढ़ रहा है, जब बाहर से बल नहीं दोगे तो गैस ऐसे अपने प्रेशर की वजह से बल देगा, तो इस प्रेशर की वजह से आपका जो पिस्टन है वो बाहर की ओर सरकेगा भैया, एक्स हो गया। तो बल भी यहां पर है, विस्थापन भी यहां पर है, बल भी यहां पर है, विस्थापन भी यहां पर है, मेरे पास क्या है, यहाँ पर कार्य धनात्मक हो जाएगा। कार्य कैसा, धनात्मक होगा। तो एक सिंपल टर्म जो कहते हैं, सबसे पहली बात तो कि अगर हम बात करें कि गैस का संपीड़न कर रहे हैं, संपीड़न समझते हो भैया, अंग्रेजी में कहते हैं उसको कंप्रेशन कहते हैं भैया। संपीड़न या कंप्रेशन कह दो, या सामान्य शब्दों में कहा जाए तो आयतन को कम किया जा रहा है, दबा के उसको कम कर रहा हूं, उसके आयतन को कम किया जा रहा है। जब निकाय कम होता है तो मेरे पास जो वर्क डन बाय गैस होता है वह भी कैसा आता है, नेगेटिव होता है। कैसा आता है, नेगेटिव होता है। तो इस टर्म को बोलने का एक तरीका और भी होता है, निकाय पर कार्य हुआ है, तब तो होगा ये निकाय पर कार्य है, बोलने का एक नया तरीका होता है कि निकाय पे कार्य कर रहे हो, निकाय पे कार्य कर रहे हो मतलब निकाय को दबा रहे हो, मतलब उसका प्रेशर है, उसको दबा के उसका आयतन को कम कर रहे हो, संपीड़न कर रहे हो। तो ऐसी अवस्था में क्या होता है, कार्य मेरे पास ऋणात्मक आता है। अच्छा, मान लो सर सेकंड केस की बात करता हूं कि गैस का प्रसार हो रहा है, गैस का प्रसार, गैस फैल रही है, गैस फैल रहा है। जब गैस फैलेगा तो ऐसी अवस्था में क्या होता है, उसका आयतन बढ़ता है और दिख भी रहा है, प्रेशर भी उस तरफ, विस्थापन भी उस तरफ। तो मेरे पास क्या होता है, जब गैस का प्रसार होता है या बोले एक्सपेंशन होता है ना, जैसे आपकी एक्सपेंशन पे होती है, तो वर्क डन बाय गैस इस अवस्था में कैसा आता है भैया, धनात्मक आता है। और इसको दूसरे शब्दों में से कह सकते हो कि निकाय द्वारा कार्य हो रहा है, निकाय द्वारा कार्य हो रहा है, कि निकाय खुद कार्य कर रही है और आपके पिस्टन को बाहर फेंक रही है। चल जाएगा, ये मेरे पास क्या होता है, बोलने का तरीका होता है। ठीक है, तो सबसे पहले भैया आपने समझ लिया कि मेरे पास वर्क डन पॉजिटिव नेगेटिव किन किन अवस्थाओं में होता है, क्या क्या वो लैंग्वेज यूज कर सकता है कि हमने गैस को संपीड़ित कर दिया, आयतन कम कर दिया, गैस का प्रसार कर दिया, आयतन बढ़ा दिया, निकाय पर कार्य करा, दबा दिया, निकाय द्वारा कार्य किया, फैला दिया, है ना, समझ रहे हो। तो ये मेरे पास क्या सारी चीजें हैं, आयतन कम हो रहा है कार्य ऋणात्मक होगा, आयतन बढ़ रहा है कार्य धनात्मक होगा। अच्छा से, ठीक है। केमिस्ट्री में निकाय द्वारा, केमिस्ट्री में यहाँ पे साइन उल्टा चलता है, ठीक है। निकाय में अपने पास क्या होता है, केमिस्ट्री में चीजें थोड़ी उल्टी चलती हैं, केमिस्ट्री में चीजें थोड़ा उल्टा चलता है। क्यों उल्टा, इसलिए चलता है क्योंकि यहाँ पे हम जो बात करते हैं वो बात करते हैं सिस्टम की, कि सिस्टम के साथ क्या हो रहा है, सिस्टम के साथ क्या हो रहा है। और जो केमिस्ट्री में पढ़ते हो वो बोलते हो कि सिस्टम के द्वारा बाहर क्या हो रहा है, कि सिस्टम द्वारा परिवेश पे क्या फर्क पड़ा, सिस्टम द्वारा क्या होता है, परिवेश पे क्या फर्क पड़ता है, वो ऐसे करते हैं। ठीक है, हम जो पढ़ रहे हैं कि गैस में कितना काम है, गैस का बल, गैस का विस्थापन का ऋणात्मक है। केमिस्ट्री में पढ़ते हैं कि भैया बाहर का बल दिया है, फोर्स भी है, तो इनका कार्य कैसा होगा, धनात्मक होगा। तो बाह्य बल का कार्य धनात्मक कहते हैं वो लोग,
कि गैस पर कार्य हुआ है तो कार्य कैसा, धनात्मक होगा। सर गैस ने फैलाया है तो हमारे बल के विरुद्ध कार्य हुआ है, हमारा बल है इधर, विस्थापन यहाँ पे, कार्य कैसा, ऋणात्मक हो जाएगा। ओहो, तो केमिस्ट्री में क्या होता है, कहानी थोड़ी अलग चलती है। अलग भी नहीं होता, मतलब होती सेम है, बस तरीका अलग होता है चीजों को देखने का, चीजों को देखने का तरीका अलग होता है। ठीक है, चलो भाई, उम्मीद है ये पार्ट क्लियर होगा। अब बात की इसके बेसिक फॉर्मूला की, बात करते से पहले इसके बेसिक फॉर्मूला की जरा सब लोग उस पर ध्यान देंगे। सर कार्य का जो फंडामेंटल फॉर्मूला यहाँ पे होता है, पीडीवी का इंटीग्रेशन होता है। पीडीवी का इंटीग्रेशन, ये मेरे पास क्या होता है, इसका बेसिक फॉर्मूला मेरे पास होता है। ठीक है भैया, वही बोलो, इसमें कोई समस्या है अपने को, बोलो रे। ठीक, बात समझेंगे। अब P मेरे पास क्या है, प्रेशर है, D मेरे पास क्या, स्मॉल विस्थापन है। हालांकि मैं इस फॉर्मूला को डिराइव कर सकता हूं भाई, मतलब नहीं है, फॉर्मूला रखो। ठीक है, P क्या है, प्रेशर, D मेरे पास क्या है, छोटू सा विस्थापन है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, चौथ लिख लेना भैया। P मेरे पास क्या है, प्रेशर, और D मेरे पास क्या है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। ठीक सर, चलेगा चलेगा। सर सबसे पहला इस पे जो मेरे पास बात समझता हूँ, तो भैया इंटीग्रेशन है, हम लोग जानते हैं, हम लोग जानते हैं सर, क्या जानते हैं हम लोग, तो कुछ नहीं जानते, हम तो जो बता रहे हो आप वही रट लेते हैं। देखो, क्या इंटीग्रेशन का मतलब ग्राफ में होता है एरिया, और हाँ सर, इंटीग्रेशन का ग्राफ में मतलब क्या होता है, एरिया होता है। तो मैं क्या कह सकता हूं क्या, ये पीवी, ये पीवी ग्राफ का एरिया होता है, और हाँ सर, ये पीवी ग्राफ का एरिया होता है, पीवी ग्राफ का एरिया होता है। सर चलेगा। तो अगर मैं आपको यहाँ पे कुछ सिंपल एग्जांपल दूं, आपको सिर्फ इतना बताना है कि किसमें कार्य धनात्मक है, किसमें कार्य ऋणात्मक है। ठीक है, बताओ, चार ग्राफ आपके सामने है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। ग्राफ का कार्य कैसा होगा, दिए गए प्रक्रम के लिए कार्य कैसा है, धनात्मक है, ऋणात्मक है, शून्य है, जल्दी बताओ। चेक कर ले भैया, देख लो सामने का। कार्य का धनात्मक ऋणात्मक कैसे बताओगे, संपीड़न और प्रसार से। आपका आयतन बढ़ रहा है, कम हो रहा है, बढ़ रहा है, कम हो रहा है, सबसे बात करते हैं। देखो सर, क्या है, तीर के हिसाब से आपका शुरुआत में आयतन V1 है, बाद में कितना V2 है, साफ साफ दिखता है आगे जा रहा हूं तो आयतन बढ़ा है। आयतन अगर बढ़ रहा है भैया, कार्य कैसा होगा, धनात्मक होगा। चलेगा, हाँ सर। इसमें हम लोग पीछे आए, देखो शुरुआत का आयतन ज्यादा है, बाद का आयतन कम हो रखा है, तो हम लोग पीछे आए हैं, आयतन कम हुआ है। आयतन कम होगा तो मेरे पास वर्तन कैसा होगा, नेगेटिव होगा। चल आ गया, हाँ सर। यहाँ देख लो सर, यहाँ पे ऊपर जा रहा हूँ, ऊपर जा रहा हूँ मैं, देख लो शुरुआत का आयतन V1 है, बाद का आयतन V2 है। हाँ जी सर, बात क्लियर है। फिर से आयतन बढ़ रहा है, आयतन अगर बढ़ेगा मेरे दोस्त तो कार्य कैसा होगा, धनात्मक होगा। ठीक, यहां देख लो भैया, सो ऊपर नीचे अरे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ऊपर से कोई फर्क नहीं पड़ता है। शुरुआत हुई है आयतन V1 से, खत्म हुआ है मामला V2 पे। हाँ सर,
पूरे टाइम हम लोग आगे ही बढ़े हैं, पूरे टाइम आगे बढ़े मतलब आयतन बड़ा है तो कार्य कैसा भाई, धनात्मक मेरे पास आएगा। चल जाएगा। हाँ सर, तो माइनस किसमें था ही नहीं, माइनस मेरे पास सिर्फ उसमें है, बाकी सब में क्या है, धनात्मक कार्य है। अक्सर मेरे पास क्या है, धनात्मक कार्य निकल के, अरे सर सही है, सही है। चल ठीक है, एक दो सवाल और पूछता हूँ। बताइए, फर्स्ट में कैसा, सेकंड में कैसा है, बताओ। फर्स्ट और सेकंड में कैसा कैसा कार्य मेरे पास आएगा। आदर्श राठौड़, बेटा बहुत बढ़िया, देख लो सर, हमारे पास क्या स्ट्रेट लाइन है, और सर स्ट्रेट लाइन भी ऐसा है जो आयतन के लंबवत है। हमने कहा है अगर स्ट्रेट लाइन हो तो जिसके लंबवत होता है वो चीज कांस्टेंट चलता है। अच्छा, आयतन ही कांस्टेंट है, हमने कहा है प्रसार हो संपीड़न हो तो कार्य आता है, आयतन बदला है भैया, आयतन तो कांस्टेंट है। प्रसार संपीड़न पे कार्य बताया था, आयतन चेंज हुआ ही नहीं, जब आयतन चेंज नहीं होता है तो ऐसी अवस्था में कार्य क्या कहते हो, जीरो। और दिखता भी तो है, कितना एरिया आएगा सर, एरिया आएगा ही नहीं, पीवी ग्राफ पे एरिया बनेगा ही नहीं, काम खत्म है। यहाँ देखो, इसको बताओ, इसमें क्या आएगा, इसमें क्या आएगा, इसमें हमारे पास कार्य कैसा होगा, धनात्मक के ऋणात्मक, धनात्मक ऋणात्मक कैसा कार्य होगा बताइए। बताओ, कार्य कैसा होगा, धनात्मक होगा कि ऋणात्मक होगा। रूबी और प्रियांशी, करेक्ट। अरे गंवारो, सबसे पहली बात तो हमें अगर बात करते हैं, अगर हम लोग कहते हैं कि इंटीग्रेशन पीडीवी के, तो उसका मतलब क्या है सर, ग्राफ पीवी ग्राफ का कौन से अक्ष पे, जो यहां होता है वी अक्ष पे ग्राफ लेना होता है, वी अक्ष पे एरिया लेना होता है। ग्राफ में जो पीछे लिखा होता है ये, इस अक्ष पे आपको एरिया लेना पड़ता है। अच्छा, वी कहाँ है, वी ये रहा, तो एरिया कहां लेंगे सर, एरिया भी यहीं लेंगे, इधर लेंगे, एरिया भी इस तरफ ही लिया जाएगा। और देख लो भैया, प्रारंभिक अवस्था का आयतन वी है, अंतिम का भी आयतन वी है, V1 और V2 सेम टू सेम है। अगर दोनों मेरे पास सेम होंगे, मेरे पास क्या है, टोटल कार्य भाई कितना, जीरो निकल कर आएगा। चल जाएगा, आएगा, गलत होगा, गलत होगा, जो बच्चा ये सोच रहा है गलत होगा। मैं इसका कार्य मेरे पास जो होगा ना वो ओवरऑल होगा नेगेटिव है सर, ये तो पल्ले नहीं पड़ा, इस तो दिमाग घुमा दिया। देख क्या है ना, दिमाग घुमा दे, सही करते हैं। एक काम करो सर, डायग्राम देखने में थोड़ी तकलीफ आ रखी है, क्या है ना, ये इधर देखने में तकलीफ आता है, एक काम कर, डायग्राम घुमा दो, डायग्राम घुमा दो, डायग्राम को घुमा लिया जाए, ये लो भैया, ये रहा P, ये रहा V। क्वेश्चन के हिसाब से मेरे पास क्या है, क्वेश्चन के हिसाब से मेरे पास क्या है, आपका आयतन पहले बड़ा है फिर कम हुआ है, आयतन मेरे पास पहले बड़ा है फिर वापस कम हो गया है, ठीक है। और मेरे पास क्या है, प्रेशर लगातार बढ़ रहा है, प्रेशर लगातार बढ़ रहा है, तो पहले मैंने आयतन बढ़ाया फिर कम किया, ऐसा ग्राफ है, ठीक ना। देख लो, पहले मेरे पास क्या है, आयतन बड़ा है फिर कम हुआ है, पहले बड़ा फिर कम हो गया, तो देख लो यही मेरे पास ग्राफ होगा। हाँ सर, थोड़ा घुमा लिया मैंने, ग्राफ को मैंने थोड़ा घुमा लिया है।
अब जरा ध्यान से देखते हैं। सो आपने कहा था एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व, ग्राफ के नीचे का जो एरिया होता है वो कार्य को दर्शाता है। सर बात एकदम करेक्ट है। तो देखना, अगर देखोगे यहां से लेकर यहां तक तो मेरे पास आयतन बढ़ रहा था, करेक्ट है क्या? देखो भैया, नाम दे रहा हूं, पॉइंट ए से लेकर बी तक का आयतन बढ़ रहा था। अरे हाँ सर, आयतन बढ़ रहा था, आयतन बढ़ रहा था मतलब कार्य कैसा, धनात्मक हो। पहले देख लो, तो ए से लेकर बी तक का जो एरिया आएगा ये वाला, क्या ये एक धनात्मक कार्य होगा? यस सर, बात करेक्ट है। अब उसी ग्राफ में जरा ध्यान दो आगे की ओर। सर जब मैं बी से सी तक जाऊंगा, बी से सी तक जाऊंगा, बी से सी तक जाऊंगा, हाँ जी सर, तो बी से सी तक जाने पे मेरे पास क्या आयतन कम हो रहा है? आयतन कम हो रहा है तो दोस्त कार्य कैसा, ऋणात्मक आएगा। कार्य कैसा, ऋणात्मक होगा। और एरिया अंडर द ग्राफ है, देखना एरिया अंडर द ग्राफ में देखो, ये अंडर द ग्राफ क्या, पूरा एरिया ये बनेगा। अरे हाँ जी सर, तो ये जो एरिया है W2 वो कैसा है, नेगेटिव है। देख लो कैसा एरिया है पास, ये नेगेटिव है। देख लो भैया, हाँ जी सर, तो पहले हिस्से के नीचे जो एरिया है वो है धनात्मक कार्य। देखो पहले हिस्से के नीचे क्या है आपका, ये एरिया, दूसरे के पास एरिया ये है। चलो भैया, तो एक प्लस और एक माइनस, हाँ सर, तो मेरे पास क्या है, W2 बड़ा है, W2 मेरे पास क्या है, बड़ा आ रहा है, तो W2 बड़ा है W1 से, क्योंकि एरिया ज्यादा है और ये नेगेटिव था ये पॉजिटिव था, तो कुल मिलाकर टोटल कार्य कैसा, नेगेटिव मेरे पास आएगा। टोटल कार्य कैसा होगा, नेगेटिव मेरे पास होगा। ओ सर, बात तो सही है, बात तो एकदम सही है। तो मेरे पास क्या है, जब कभी आपको ऐसा ग्राफ दिखे, जब कभी आपको ऐसा ग्राफ दिखे भैया जहां मेरे पास क्या है, आपका आयतन पहले बढ़ रहा है बाद में घट रहा है, तो दो टुकड़ों में तोड़ लो। आयतन पहले बढ़ा है फिर बाद में घटा है, या पहले घटा है बाद में बढ़ा है, चेंज एक जैसा नहीं है। हमने अभी जितने क्वेश्चन देखे थे उनमें आयतन का बदलाव बिल्कुल एक जैसा था, सिर्फ बढ़ रहा है, सिर्फ कम हो रहा है, सिर्फ बढ़ रहा है, सिर्फ बढ़ रहा है। अगर मेरे पास कभी ऐसा सवाल आ जाए जहां पे आपका आयतन बढ़ भी रहा है कम भी रहा है, दोनों चीजें एक साथ हो रही हैं, तो भैया उसको दो टुकड़ों में तोड़ लो। दो टुकड़े मतलब एक जिसमें बढ़ना है, एक जिसमें घटना है, दोनों का कार्य निकालो और उसके आधार पे कुल कार्य के बारे में आप जवाब दे दो। क्या ये बात क्लियर है क्या? क्या ये बात आप लोगों को क्लियर है क्या? जानवरों हाँ ना कहोगे सर? और वो v1 बराबर v2 का लॉजिक को कैसे समझाया बेटा, वो है ही नहीं, वो है ही नहीं। वो क्यों नहीं है, वो क्यों नहीं है, क्योंकि मेरे पास क्या है, वो मेरे पास क्या है, यहाँ पे जो आपका कार्य होता है ना, कार्य, जो कार्य होता है वो आपका पाथ फंक्शन होता है। क्या होता है, पाथ फंक्शन होता है, पाथ फंक्शन होता है। मतलब ये मेरे पास क्या होता है, प्रक्रम पर निर्भर करता है। पाथ फंक्शन समझते हो, पाथ फंक्शन कि ऐसा फलन, ऐसा फंक्शन जो कि मेरे पास क्या है, प्रक्रम पे, प्रोसेस पर डिपेंड करता है कि आप किस प्रोसेस के थ्रू आए हो। प्रारंभिक अंतिम अवस्था तो ठीक है, लेकिन क्या प्रोसेस फॉलो किया है उसके आधार पर मेरे पास क्या होता है, कार्य इनका अलग अलग आता है। अच्छा, तो मेरे पास क्या होता है, इनका जो काम होता है, जो मेरे पास वर्क होता है, जो कार्य होता है, कार्य प्रक्रम पर निर्भर करता है, प्रक्रम पर निर्भर करता है कि भैया प्रारंभिक और अंतिम अवस्था तो ठीक है, उन पर तो करता ही है, साथ में प्रक्रम पर भी निर्भर करता है कि अलग अलग प्रक्रम के लिए अलग अलग कार्य होता है। तो भैया जब कभी कार्य को देखोगे, प्रारंभिक और अंतिम तो ठीक है, बीच में क्या हो रहा है वो भी देखना पड़ेगा, बीच में क्या हुआ है वो भी हमें देखना पड़ेगा। अच्छा, इसलिए ये कहानी बताई है आपने, इसलिए हमने सवाल भी किया था। अच्छा, तो इसी के बेस पर अगर मैं आपसे छोटा सा पॉइंट ऐड करूं, यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट अगर ऐड कर दिया जाए, जा सुनिएगा ध्यान से, ठीक है। साइक्लिक प्रोसेस याद है, साइक्लिक, हाँ हाँ सर, चक्रीय प्रक्रम, जिसमें घूम फिर के वापस वहीं पे जाते हो। साइक्लिक प्रोसेस कि जहां से शुरुआत किया वापस वहीं पहुंच जाएंगे, साइक्लिक प्रोसेस। अब साइकिल मेरे पास भाई बन सकता है दो तरह का, एक बन सकता है क्लॉकवाइज,
एक बनता एंटी क्लॉकवाइज। मतलब देख लो, हम गए हैं पीवी ग्राफ में अवस्था ए से लेकर अवस्था बी तक क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब पहले ऐसे गया हूं घड़ी के चलने दिशा में, फिर वापस आया हूं ऐसे। सेम तरह से एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज ए से लेकर पॉइंट बी तक गया हूं, पहले ऐसे फिर ऐसे। तो पहले हम गए बी से ए, फिर गए ए से बी। मैंने उल्टा नहीं दिया, ऐसे देख लो भैया। तो देख लो मेरे पास अब कहानी वही है, समझ लीजिए। मेरे को चाहिए आपका कार्य, कार्य। तो भाई कहानी यहां पर आज भी वही है, फॉर्मूला फंडामेंटल वही रहेगा। पर जब चक्रीय प्रक्रम होता है तो निकालना मुझे अभी भी एरिया ही है, निकालना मुझे अभी भी एरिया ही है। बस फर्क क्या है, चक्रीय प्रक्रम में तो साइकिल का एरिया लेना पड़ेगा। क्या बोलते हैं? एरिया ऑफ साइकिल, एरिया ऑफ साइकिल। अब बताओ इसमें कार्य धनात्मक है ऋणात्मक है, या इसमें धनात्मक ऋणात्मक? बताओ किस प्रोसेस में, इसमें बताओ कार्य कैसा होगा, धनात्मक ऋणात्मक, धनात्मक ऋणात्मक। दो प्रोसेस भैया आपके पास, दो टुकड़ों में तोड़ लो, जवाब दे दो, क्या इसका कार्य मेरे पास आएगा। मेरे ख्यालों में देखो, देख लो मेरे पास क्या है। पहले मेरे पास क्या है, पहले आयतन बढ़ रहा था यस। तो पहले प्रोसेस में आयतन बढ़ा है तो उसके नीचे का एरिया ले लूंगा। आयतन बढ़ा ए टू बी के लिए, हाँ सर। तो ए टू बी के लिए आयतन बढ़ रहा है, तो वर्क डन फर्स्ट कैसा मेरे पास आया, धनात्मक मेरे पास आ रहा है। ठीक सर। अगला हिस्सा मेरे पास क्या सर, बी टू ए वापस आना। तो वापस आने वाले हिस्से में हमारे पीछे, पीछे मतलब आयतन कम हो रहा है, आयतन कम हो रहा है तो उसका कार्य कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। और कैसे मिलेगा, एरिया से। तो एरिया अंडर द ग्राफ, ये लो देख लो। तो बीच में एक हिस्सा ऐसा है जहां पे ये हरा वाला और पिंक वाला आपस में कट गया, हरा और पिंक आपस में कट गया। जो बचा कौन सा, ये वाला। तो एरिया ऑफ साइकिल वही हमने लिखा है, और साफ साफ दिखता है कि मेरे पास क्या है, W1 बड़ा है W2 से, ये धनात्मक है ये ऋणात्मक है। तो ओवरऑल कार्य क्या होता है, W1 माइनस W2, जो कि बनता है एरिया ऑफ लूप, एरिया ऑफ साइकिल। चल जाएगा, हाँ सर। तो जब कभी साइकिल के हो कैसा हो, क्लॉकवाइज हो, तो क्लॉकवाइज साइकिल का कार्य कैसा होता है, हमेशा ही धनात्मक मेरे पास आएगा, ऑलवेज। बस क्या होगा, पॉजिटिव आएगा क्लॉकवाइज के लिए। अगर साइकिल एंटी क्लॉकवाइज हो तो सेम कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हुए हम कह पाएंगे कि एंटी क्लॉकवाइज वाले केस में कार्य कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। कार्य कैसा होगा, ऋणात्मक मेरे पास होगा। क्या ये बातें हम लोग याद रख पाएंगे, क्या ये बातें हम लोग याद रख पाएंगे? इनमें मुझे किसी तरह की टेंशन दुख दर्द समस्या पीड़ा वाली बात होनी चाहिए क्या, बता दो। मैं सब क्लियर है क्या, मैं देख लो भैया। इन चीजों पे लास्ट ईयर तक मैं इतना ध्यान नहीं देता था, लेकिन अब आपको हर एक चीज समझा रहा हूं, क्यों आ रही है कैसे आ रही है, और आपको ये बेटा समझना है। याद तो करोगे सही, पर साथ में समझ भी लो कि भाई हाँ क्या चीज कैसे कर रहे हैं। ठीक है, चलो, वेरी वेरी गुड। अब मेरे पास क्या भैया, अलग अलग प्रक्रम होते हैं। अलग अलग प्रक्रम के लिए हम लोग निकाल भी सकते हैं क्या, वर्कडन निकाल सकते हैं, लेकिन वो पकाएंगे बाद में। करवा दो अभी, करवा दो क्या? नहीं, बाद में करूंगा। ये बताओ, इसका जवाब दो, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। कि एक उष्मागतिक निकाय को चक्रीय प्रक्रम ए बी सी डी ए से ले जाया जाता है, तो बीसी पथ के अनुदिश गैस का कार्य कितना होगा, बीसी पथ के अनुदिश गैस का कार्य कितना होगा?
बताओ क्या आंसर आएगा। गुड, वेरी गुड नाजिम। सर क्या आंसर आएगा? शून्य आएगा सर। का है सर? देखो बीसी पद कौन सा सर? बीसी पद तो ये रहा। क्या ये आयतन v के लंबवत है? तो जिसके लंबवत होता है वो चीज मेरे पास क्या चलती है? कांस्टेंट चलती है। तो आयतन है कांस्टेंट। अगर आयतन में बदलाव हुआ ही नहीं, ना प्रसार न संपीड़न, तो क्या भाई कार्य कैसा होता है? जीरो। डन। ठीक है, कितना में फंसेगा? जीरो में फंसेगा। हाय हाय। हम्म। हाय ला। अब मेरे को 2 मिनट रेस्ट दो, मैं थक गया, मेरा बुढ़ापा आ गया अब। परिभाषा पढ़ो, फिर आगे इसमें बताएंगे। कोई परेशान ना हो भैया, सारा सीक्वेंस सब कुछ मैं थोड़ा चेंज किया हूं, तो थोड़ा आपको समझ लगेगा, बाकी समझ जाओगे कि मैं क्या करवा रहा हूं। हाँ, डी यू बराबर डी क्यू प्लस डब्ल्यू नहीं है भैया। आप जो बोल रहे हो वो बोल रहे हो केमिस्ट्री की। आप जो बोल रहे हो वो बोल रहे हो केमिस्ट्री का। फिजिक्स में कहानी थोड़ी सी अलग चलती है। फिजिक्स में कहानी थोड़ा सा अलग चलता है। हम्म। हाँ बेटा, साइकिल के लिए आपका आंसर चेंज हो जाएगा। अगर साइकिल के लिए वर्क डन पूछता, अगर साइकिल के लिए वर्क डन होता, तो हम लोग साइकिल का पूरा एरिया निकाल देते। साइकिल का पूरा एरिया निकाल देते। हाँ जी सर। ठीक है, मैं देख लो। अगर बात करें इस वाले में, इसमें बात करूं भैया, ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आया हुआ है। नीट 2024 का होगा मेरे हिसाब से, 24 का ही होगा। ठीक है, तो बीसी पद के अनुदिश हमसे कार्य पूछा गया। अगर मान लो पूरी साइकिल बोलता, मान लो मेरे पास क्या है, टोटल वर्क डन पूछता क्वेश्चन। मान लो सपोज कि टोटल वर्क डन मान लो हमसे ये पूछ लेता, सर क्या करता? सर टोटल एरिया निकाल देता। मेरे पास क्या ये रेक्टेंगल है, आयत है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है भैया? लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, एरिया से निकलेगा। पहले मैं कहूं 100 से 400 लंबाई कितना हो गया? 300 सेंटीमीटर क्यूब। बात करें चौड़ाई ऊंचाई बात कर लेते हैं। 100 से 300 200 किलो पास्कल आएगा। हाँ सर, तो 200 किलो पास्कल। सारे वैल्यू रखो, सॉल्व कर लो, निकाल लेना आंसर। कर लोगे? ठीक है, चलो। अब बात करें साइक्लिक की। सुनो सुनो, साइकिल 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 समझो। क्या होता है? ऊष्मा गतिकी का जो मेन नियम होता है ना, लास्ट ईयर कर देता मैंने, हाँ जल्दबाजी में हो गया था। ठीक है, बात समझो। मेरे पास क्या है? फर्स्ट नियम, जो आपका फर्स्ट नियम होता है, जो आपका फर्स्ट लॉ होता है, उसमें क्या है? कहानी इस तरह से है कि ये जो नियम होता है, पहली बात तो डिफाइन ही होता है आपके चक्रीय प्रक्रम के लिए, साइक्लिक प्रोसेस के लिए। तो साइक्लिक बेटा, लास्ट ईयर मैंने गलत नहीं किया था, मैंने गलत पढ़ दिया था। लास्ट ईयर मैंने गलत किया नहीं था, मैंने गलत पढ़ लिया था, इसलिए आपका आंसर गलत आया था, और कुछ नहीं है। साला मास्टर गलती निकालता है, गोली मार दूं तेरे को मैं। समझो, बात करें चक्रीय प्रक्रम की, कि मान लो आप पीवी ग्राफ दे रखा है गैस के लिए, चक्रीय प्रक्रम है, हम कुछ प्रोसेस को फॉलो करते वापस अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ चुके हैं। देख लो, ये मेरे पास क्या आपका चक्रीय प्रक्रम है। हम गए, हम गए, हम गए, इस तरह से प्रक्रम नंबर 1 2 3 4, चार अलग अलग प्रक्रम है। चार अलग अलग, अरे ठीक है मस्ती कर रहा हूँ, तू क्या सीरियस होता है? ठीक है, बात समझो। चक्रीय प्रक्रम की बात कर रहे हैं, ठीक है, चक्रीय प्रक्रम की बात कर रहे हैं। तो भैया मेरे पास क्या है,
जो आपकी ऊष्मागतिकी का जो प्रथम नियम है वो ये कहता है कि किसी भी चक्रीय प्रक्रम में टोटल हीट इंटरैक्शन की भी आपने टोटल कितना हीट दिया है भाई, यहां कितना दिया, यहां कितना दिया, यहां कितना दिया, यहां कितना दिया, ये सब चीज मेरे पास क्या होता है, बराबर होता है कुल कितना कार्य किया। सर ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि बात समझते हैं, आंतरिक ऊर्जा जो सिस्टम की होती है, जो निकाय का होता है, वो निकाय का होता है। अरे बेटा मैं मस्ती कर रहा हूँ, टेंशन लगा तू, ठीक है? बात समझो क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि पास जो आंतरिक ऊर्जा होता है, हमने कहा है इससे क्या होता है कि आपका बिंदु फलन होता है, प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर ही निर्भर करता है, बीच में क्या हुआ उससे फर्क नहीं पड़ता है। तो अगर मैंने यहां से शुरुआत किया होगा, मान लो बिंदु ए से, तो घूम फिर के वापस वहीं आ जाता हूं। जब घूम फिर के वापस वहीं पे आ जाओगे तो आपकी प्रारंभिक और अंतिम अवस्था समान है, तो मेरे पास क्या, आपकी आंतरिक ऊर्जा प्रारंभ की और अंत की सेम होता है, तो इसमें कोई बदलाव होता ही नहीं है। तो जब सिस्टम की अंदर की ऊर्जा में कोई बदलाव नहीं हुआ है, तो ऊर्जा का इंटरेक्शन सिर्फ और सिर्फ हीट और कार्य के मध्य में होता है। हीट दोगे कार्य होगा, हीट निकालोगे कार्य हो जाएगा, जो भी मेरे पास, ठीक है? तो मेरे पास क्या है, यहाँ पे इंटरेक्शन सिर्फ और सिर्फ किसका, हीट का और कार्य का होता है। कि क्या है मेरे पास, क्या है, सारे प्रक्रम में होने वाला कुल ऊष्मा का संचरण, सारे प्रक्रम में होने वाला कुल कार्य, दोनों का योग आपस में क्या होता है, बराबर होता है। कहने मतलब क्या है कि जैसे कि हमने रखा है एग्जाम्पल कि 4 प्रक्रम है, तो चारों में हो सकता है हमने हीट का कुछ इंटरेक्शन किया हो, किसी में आया हो, किसी में गया हो, किसी में कम हो, किसी में ज्यादा हो। सेम तरह से चारों प्रक्रम में कुछ ना कुछ काम हुआ होगा, किसी में धनात्मक, किसी में ऋणात्मक, किसी में जीरो, कभी क्या कभी क्या कभी क्या। तो ये कह रहे हैं इन सभी का जो योग होता है मेरे पास क्या होता है, वो हमेशा नियत रहता है। इन सभी का जो योग होता है वो हमेशा नियत होता है। ऊष्मा गति का जो प्रथम नियम होता है वो यही होता है, वो आपका यही मेरे पास होता है। इस पे क्वेश्चन बन सकता है, 100% चांस होता है, और एग्जाम में कहीं बार पूछा भी गया। तो क्वेश्चन पढ़ लो एक बार, क्वेश्चन आपके सामने, बताओ क्या आंसर आएगा। क्वेश्चन आपके सामने, सॉल्व करो, जवाब दो, पढ़ दो। ये लो, कर दो। किसी आदर्श गैस को 4 पदों के ऊष्मागतिक प्रक्रम में संचालित किया जाता है। ओके सर, इन पदों से संबद्ध ऊष्मा का मान 600 जूल, -400 जूल, -300 जूल, 4 और 200 जूल मेरे को दे रखा है। फिर बाद में बोलता है इनके संगत कार्य भी आपको दे रखा है, तो W4 मुझे बताओ। साफ साफ कहा गया मेरे पास क्या है कि 4 पदों में एक प्रक्रम किया गया है जो आपका पूरा पूरा बंद होता है, ठीक सर? तो चारों पदों की मिला के बात करते हैं। हमने क्या कहा, हमने कहा कि भैया पूरे पूरे बंद प्रक्रम के लिए कितना आपने हीट दिया है, कितना हमने हीट दिया है, ये बराबर होगा कुल कार्य के W1 W2 W3 प्लस में कितना W4 की बात करें, ठीक सर? तो पहले प्रक्रम में 600 जूल ऊर्जा है, दूसरे में कितना -400 है, तीसरे में कितना है -300, और नंबर 4 में कितना होगा प्लस का 200। बाद में कितना होगा, W1 कितना 300 है, W2 कितना है -200 है, W3 कितना है 150 है, W4, ठीक है? W4 अपने को निकालने का है, ठीक भाई, चलेगा क्या? हाँ जी सर, देखो आराम से देखो, आ जाओ। 600 प्लस 200 कितना 800 का, 800 माइनस 700 कितना पैसा आएगा, 100 आएगा। 300 माइनस 200 कितना 100, 100 माइनस 150 कितना माइनस का 50, प्लस में कितना W4 हो गया। इसको ले आएंगे इस तरफ, तो W4 इज इक्वल टू 150। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी चल जाएगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलेगा चलेगा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है? बात समझते हैं। अब हमने जो पढ़ा अभी किसके लिए पढ़ा है, वो पढ़ा चक्रीय प्रक्रम के लिए। पर हाँ, इस प्रोसेस का, इस नियम का इस्तेमाल करके आप लोग इसको किसी एक प्रक्रम के लिए, किसी एक प्रोसेस के लिए डिफाइन कर सकते हो। नोट, पहले कहानी किसकी थी, एक चक्रीय प्रक्रम के लिए। हम कह रहे हैं फॉर अ सिंगल प्रोसेस, फॉर अ सिंगल प्रोसेस, भैया तुम ही सिंगल नहीं हो, प्रोसेस भी सिंगल हो सकता है, ठीक है?
टेंशन ना लो, अपने दिल को उदास ना करो, ठीक है। प्रोसेस में सिंगल हो सकता है, एक अकेला प्रक्रम है, ये भी अकेला, तुम भी अकेले, ठीक है। दोनों मिलकर पढ़ाई करना आराम से, ठीक है। तो बस क्या अकेला प्रक्रम है, तो उस प्रक्रम के लिए हम लोग कह सकते हैं कि हमारे पास कितना हीट का इंटरेक्शन है, यह बराबर होता है कि कितना कार्य किया है और आंतरिक ऊर्जा में कितना परिवर्तन होता है, ठीक है भैया। सही है भी क्या अपने पास जो आपका प्रथम नियम है, पहली बात तो ये आपका जो होता है, जो आपका संपूर्ण प्रथम नियम है, ये आपका ऊर्जा संरक्षण पे आधारित होता है। ये पूरा का पूरा ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित होता है। ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित होता है, समझे क्या? हाँ सर, ऊर्जा संरक्षण के नियम पर ये आधारित मेरे पास होता है। क्यों? कितना? W प्लस डेल्टा यू मेरे पास होता है। सर कैसे होता है कि किसी सिस्टम को जब आप लोग हीट प्रदान करते हो, ऊष्मा प्रदान करते हो, तो क्या होता है, उस हीट की वजह से, उस हीट की वजह से क्या होता है, गैस कुछ कार्य करता है और बचा हुआ ऊर्जा अपने अंदर संचित कर लेता है। तो दिया इतना, उससे कुछ काम किया, बचा अपने अंदर डाल लिया, तो मेरे पास क्या है, अंत की कुल ऊर्जा प्रारंभ की कुल ऊर्जा के समान होता है। ऊर्जा संरक्षण पे ये मेरे पास आधारित होता है। तो ये पड़ोस में मास्टर, पड़ोस के मास्टर अंकल मासूम शर्मा के गाने चल रहे हैं, मुझे वाटर टैंक पे पढ़ना होगा। अच्छा चलो ठीक है, ये बात थोड़ा याद रखेंगे इसके बारे में, ठीक सर। तो Q का जो मेरे पास बेसिक फॉर्मूला है W प्लस डेल्टा यू होता है, ठीक सर। इसमें कुछ खास बातें याद रखने की। डेल्टा यू को पता ही भी है कि डेल्टा यू जो होता है वो डेल्टा टी के समानुपाती होता है। तो भाई इतनी बात कंफर्म है, तापमान बढ़ रहा है तो यू बढ़ रहा है, तापमान घट रहा है तो यू घट रहा है, सिंपल सा फंडा, ठीक सर। कार्य की बात भी कर चुका हूं, कार्य का बेसिक फॉर्मूला इंटीग्रेशन पीडीवी है। हाँ सर, अगर मेरे पास क्या आयतन बढ़ता है, प्रसार होता है, तो कार्य कैसा? धनात्मक होता है। आयतन घटता है तो मेरे पास कार्य कैसा होता है? ऋणात्मक होता है। काम खत्म, बहुत बढ़िया। सर बात करें क्यू, उष्मा, हीट की बात कर रहे हैं। यहां मेरे पास क्या है, अगर हमारे पास क्या है, हीट सप्लाइड है, क्या बोले, उष्मा प्रदान की जा रही है गैस को, उष्मा प्रदान की गई है गैस को, या बोले गैस द्वारा उष्मा का अवशोषण है। कुल मिला के गैस को एनर्जी मिल रहा है, कुल मिला के गैस को एनर्जी मिल रहा है। तो ऐसी अवस्था में क्या होता है, ऐसी अवस्था में क्या होता है, हम कहते हैं कि हमारे पास जो Q है वो कैसा है? धनात्मक है, धनात्मक है। और अगर गैस द्वारा उष्मा मुक्त होता है, कि हीट रिलीज कर रहे हैं, तो ऐसी अवस्था में Q कैसा होता है भाई? ऋणात्मक होता है। कैसा होता है? ऋणात्मक होता है। तो कृपया करके इस बात को याद रखेंगे और इसके आधार पे कुछ बेसिक सवाल आपको कर देते हैं, कुछ बेसिक से सीधे सिंपल आपको सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। आ जाओ पढ़ो भैया, पहले मैं कहा रुक जाओ, समझ लेना कि मान लो किसी सिस्टम को मैंने कितना 20 जूल ऊर्जा दे दिया है ना, डब्ल्यू मैंने कितना 10 जूल दे दिया, तो डेल्टा यू कितना को फटाफट जवाब देना, मैं टाइम नहीं, देखो मेरे पास टाइम नहीं है, जवाब देना फटाफट से। हीट रिलीज्ड 20 जूल है ना, गैस द्वारा कार्य 15 जूल है, तो डेल्टा यू बताने का है। गैस उष्मा मुक्त 10 जूल के समान है,
गैस पर कार्य (25 जूल), यू इनिशियल 5 जूल, यू फाइनल पता करने का है। देख लो, सीधा सिंपल कहानी है, कोई खास दिमाग नहीं लगाना, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड चीजें होती हैं। देखो भैया, क्यू दे रखा है, डब्ल्यू दे रखा है, डायरेक्ट चीज दिखती है, क्यू अब कितना होता है, डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू होता है। ये कितना हो गया 20, ये कितना हो गया 10, ये कितना हो गया डेल्टा यू। इसको यहां ले आऊंगा तो मुझे डेल्टा यू कितना भैया 10 के बराबर मिल जाएगा। खत्म। यहां आता हूं, सर हीट रिलीज कर रहा हूं तो रिलीज करने पे मेरे पास क्या है, ऊर्जा आपकी कम होती है तो माइनस का 20 आएगा। गैस के द्वारा कार्य कितना मेरे पास, प्लस का 15 होगा। डेल्टा यू पूछा गया है तो क्यू बराबर डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू लिखो। क्यू कितना मेरे पास हो गया, माइनस का 20, कार्य कितना प्लस का 15, डेल्टा यू मेरे को निकालने का है। बहुत बढ़िया, तो माइनस का 20 माइनस का 15 माइनस का 35 जूल मेरे पास आएगा। चल जाएगा क्या? ओके ओके ओके, इसको भी देख लो साथ में। सर देखो, गैस द्वारा ऊष्मा मुक्त हो रही, गैस से ऊष्मा निकल रहा है, ऊष्मा निकला मतलब माइनस का 10 जूल हो गया। गैस पर कार्य, गैस पे काम करते तो गैस संपीड़ित होता है तो कार्य कैसा, माइनस का 25 आएगा। तो भाई हम जानते हैं प्रथम नियम के अनुसार क्यू बराबर कितना, डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू लिखते हैं। हाँ सर, क्यू कितना माइनस का 10, ये माइनस का 25, ये कितना पास होगा डेल्टा यू हो गया है। 25 आएगा, इस तरफ कितना प्लस हो जाएगा तो प्लस का 15 बराबर कितना डेल्टा यू आ रहा है। डेल्टा यू का मतलब क्या समझते हो सर, ये होता है यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, कितना मेरे पास हो गया 15। ठीक है, यू फाइनल निकालने का है, प्रारंभिक कितना दे रखा है 5 दे रखा है, ये कितना हो गया 15, तो फाइनल कितना होगा 20। देख लो भैया, इन सवालों को जल्दबाजी में इसलिए कर रहा हूं कि भैया आसान सवाल है, इनमें कोई दिमाग लगाना होता, डायरेक्ट फॉर्मुला बेस्ड चीजें होती हैं, डायरेक्ट इनका आंसर निकाला जा सकता है। ठीक है, कर लोगे? हाँ, ये तो डायरेक्ट आपको वैल्यूज मिल जाए। अब कभी कभार क्या होता है, सवाल थोड़ा घुमा फिरा के आपसे काम करवा सकता है, कभी कभी क्वेश्चन में थोड़ा बहुत घुमा फिरा के सेम काम आपसे करवा सकता है, घुमा फिरा के आपसे सेम काम करवा सकता है, ऐसे समझना। सवाल है बेसिक सा, बताओ क्या आंसर आएगा। छोड़ो यार, इसको तुम लोग करना होमवर्क पे। हाँ, नहीं रुक जाओ, कर पाओगे अभी? ये अभी तो नहीं कर पाओगे, रुक जाओ। ये कर सकते हो, ये हाँ ये करो, आप लोग इसको करो, इसको सॉल्व करो, बताओ क्या आंसर आएगा। इसको सॉल्व करो, बताइए क्या इसका आंसर आएगा। मैं करता है इंतजार आप लोगों का। उड़ी बाबा रे, उड़ी बाबा रे, उड़ी बाबा रे। सियारा आंसर, मैं जिनको नहीं दिख रहा है मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूं। जल के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा 2240 जूल प्रति ग्राम है। यदि 1 ग्राम जल के प्रसार में किया गया कार्य 168 जूल है, तब आंतरिक ऊर्जा में कितना वृद्धि होगा। तो दिमाग खराब हो गया हमारा, तो ये क्या पूछ लिए हो, ऐसा तो भी आपने कुछ बताया ही नहीं। लाला, सारी बातें हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, मैंने कहा है कि चैप्टर आपस में लिंक करते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आ भी जाता है, नहीं भी आएगा तो भैया 2 चैप्टर को मिक्स करा के मिक्स कॉन्सेप्ट क्वेश्चन करवा सकता है। जरा समझते हैं क्वेश्चन में क्या कहता है। कहा गया कि मुझे दे रखा है वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, और हम कह रहे हैं कि 1 ग्राम जल का प्रसार किया गया, प्रसार मतलब फैलाया गया। जल कैसे फैलेगा, वाष्प बना के। और हाँ सर, तो क्यू मेरे पास कितना होगा भैया, m इंटू एल से निकलेगा। कितना द्रव्यमान है, 1 ग्राम जल है, तो 1 ग्राम जल
वाष्पन की ऊष्मा 2240, कितना बचा? 2240 जूल मेरे पास आ गया। जैसे बात करें ये प्लस में होगा माइनस में होगा। देखो जल को अगर भाप बनना है तो उसको हीट लेना पड़ेगा, जल को अगर भाप में बदलना है तो उसको हीट लेना पड़ेगा, तो अभी मेरे पास क्या है? क्यू का मान के साथ धनात्मक ही मेरे पास होगा। ठीक है। बात करें प्रसार, एक्सपेंशन, प्रसार में कार्य कैसा होता है भैया? धनात्मक होता है। बहुत बढ़िया, तो बात क्लियर है। हमारे प्रथम नियम के अनुसार क्यू अब कितना? डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू होता है। तो यहां से जब पर डेल्टा यू आएगा वो कितना? क्यू माइनस डब्ल्यू। क्यू कितना है? 2240 माइनस में 168, कितना आएगा? 243702072। ऑप्शन कौन सा? सी। ठीक है भाई लोगों, कर लोगे? चलिए 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 चलिए, ये कर सकते हो क्या? करो। सवाल बढ़िया, एक नंबर सवाल है। क्या क्वेश्चन दिख रहा है आप लोगों को? मैं क्वेश्चन एक बार रीड करता हूं। क्वेश्चन क्या कहता है? दो गैसें ए और बी समान दाब पर, समान दाब पर हमारे पास त्रिज्या आर ए और आर बी के चल पिस्टन के साथ सिलेंडर में भरा गया। चल मतलब जिनका पिस्टन चल सकता है, चल पिस्टनों के साथ पृथक सिलेंडरों में भरी जाती है। कि दो सिलेंडर में ए और बी में आपने गैस भरा है और समान दाब पे भरा है, साफ साफ वो कह रहा है। ठीक सर। दोनों निकाय को नियत दाब के अंतर्गत व्युत्क्रमणीय रूप से ऊष्मा की समान मात्रा दी जाती है, ऊष्मा की समान मात्रा दी जा रही है। ठीक सब। फिर बोल रहा है कि ए और बी में पिस्टन क्रमशः 16 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर विस्थापित होते हैं। यदि आंतरिक त्रिज्या का परिवर्तन मेरे पास समान हो तो आर ए बटा आर बी क्या होगा? सर क्वेश्चन यहां तक पहुंचते पहुंचते ऊपर का सारा भूल गए, नीचे पहुंचते पहुंचते ऊपर का सारा भूल गए। और यकीन मानना बेटा क्वेश्चन बढ़िया है। बढ़िया मतलब आसान, आसान। जब बताऊंगा आपको निहायत ही आसान ये फील होगा। तो क्या बात करो सच्ची में? हाँ भाई सच में आसान है। देख अगर ध्यान से पढ़ोगे ना, साफ साफ मुझसे कह रहा है कि एक एक आंतरिक ऊर्जा समान है, आंतरिक ऊर्जा का परिवर्तन सेम कह रहा है। हाँ, साथ में समान ऊष्मा भी तो प्रदान कर रहा है। अजी हाँ सर। तो प्रथम नियम के अनुसार Q बराबर कितना होता है? W प्लस डेल्टा U होता है। जरा सोचो कि तू सेम तू भी सेम, बचा कौन? W बाय तू भी सेम हो जा। क्यों भैया? अगर दो चीजें समान हैं तो मेरे पास तीसरा भी समान हो जाएगा। कार्य भी कैसा समान होगा? कार्य भी कैसा समान मेरे पास होगा। अच्छा, तो भाई दोनों का कार्य सेम टू सेम है, तो मेरे पास क्या कार्य है? मेरे पास एकदम सेम टू सेम आया है। अच्छा सर, कार्य क्या होता है? पी डेल्टा वी। हाँ सर, पी डेल्टा वी या पीडीवी कह दो। हाँ जी सर, बात क्लियर है। बोला गया कि मेरे पास समान प्रेशर है। यस सर, प्रेशर समान था। प्रेशर P1 P2 बाहर निकालेंगे। P1 बाहर, dV का समाकलन डेल्टा V1, P2 डेल्टा V2, क्योंकि प्रेशर मेरे पास क्या है? सेम है दोनों के लिए। अच्छा, दोनों का प्रेशर सेम है तो प्रेशर मेरे पास कट जा रहा है, काम खत्म। प्रेशर भी सेम भाई, बचा कौन? अब आयतन का परिवर्तन। आयतन का परिवर्तन भी दोनों में क्या है? सेम आ रहा है। अब यही आपकी कहानी, ये मेरे पास कहानी। भाई आयतन क्या होता है सर? आयतन होता है एरिया इंटू ऊंचाई या एरिया इंटू लंबाई, ये बोलते हो? हाँ सर। तो पहले का एरिया पाई आर ए का स्क्वायर, और एक कितना विस्थापित हुआ है? 16 के बराबर। दूसरे का आयतन एरिया इंटू कितना? लंबाई है, 9 हो गया। पाई से पाई काटा, यहां देखना आर ए बटे आर बी का जो होल स्क्वायर है वो कितना? 9/16 होगा। स्क्वायर हटाएंगे, डिवाइड में आर बी है, स्क्वायर कितना? रूट, तो 3/4 हो गया। 3/4 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन 2 है। ऑप्शन 2 है। ऑप्शन 2 आपका ये इसका आंसर होगा। सर क्या बात कर रहे हो? हाँ भाई यही क्वेश्चन है, और ये आपका इस साल एग्जाम में आया था। ये क्वेश्चन आपका इस साल आया था, नीट 25 का गेम था ये। बात समझ में है क्या?
क्या बात पकड़ में आया है? ठीक है, चलो भाई, उम्मीद है ये पार्ट आपको क्लियर रहा होगा। अब इसी पे आधारित मैं आपको कुछ छोटे छोटे सवाल पकड़ा रहा हूं, उम्मीद है आप लोग कर लोगे। एक सवाल तो देखो ये रहा, एक आदर्श गैस अवस्था ए से अवस्था बी तक जाता है तो इतना ऊष्मा अवशोषित करता है, इतना कार्य मेरे पास करता है, तो बोला गया है। और दूसरे प्रक्रम में ए से अवस्था तक, बी से अवस्था तक, है ना, हाँ, आपने इतना ऊष्मा अवशोषित करवाया है, तो दूसरे प्रक्रम में कार्य कितना होगा, ये आपको सोचना है, ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, थोड़ा सोचना, शायद समझ जाओगे, नहीं समझोगे तो करवाएंगे। ठीक है, ट्राई करिएगा। ठीक है, ये भी आप लोग खुद से कर सकते हो, नहीं कर सकते हो क्या? नहीं कर पाओगे, अभी नहीं होगा ये। ठीक है, अभी सिर्फ इतना करना है, एक साल होमवर्क दे रहा हूँ। अब बची हुई कहानी हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अब भाई अगले क्लास में थोड़ा सा टाइम से पहुंच जाना, क्योंकि अगले क्लास में क्या है ना, आपको सारे के सारे अलग अलग जो आपके प्रक्रम होते हैं, ठीक है, ठीक है, बात सुनो, अगले क्लास में हम लोग सारे अलग अलग प्रक्रम, समदाबीय, समतापीय, समायतनीय, रुद्रोष्म, उन सब के लिए कार्य और ऊष्मा की बात करेंगे, कार्य और ऊष्मा की बात करेंगे। और उसके अलावा काफी सारे छोटे छोटे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होते हैं, उनके बारे में बात की जाएगी। जैसे कि मेरे पास कार्य किस में ज्यादा होता है, समतापीय में या रुद्रोष्म में, सीपी सीबी से बड़ा क्यों होता है, ये सारे छोटे बहुत माइनर से पॉइंट होते हैं, इनके बारे में नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। तो आज का प्रोग्राम हम लोग करेंगे यहीं पे समाप्त। यहाँ पे आज हमने जो पढ़ा है उसमें किसी को टेंशन हो, दुख दर्द हो, समस्या हो, पीड़ा हो, बताओ। आज संडे, आज बात कर सकते हैं, बोलो, कोई टेंशन वाली बात? चलो बढ़िया, आई होप आपको पता होगा 21 तारीख को अपना टेस्ट है, 21 तारीख को अपना टेस्ट है। टेस्ट का सिलेबस आपको ऑलरेडी शायद पता होगा। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड पूरा आएगा, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड पूरा आएगा। और उसके अलावा मेरे पास जो आपका थर्मल फिजिक्स है, थर्मल मतलब कि ये चैप्टर पूरा यहां तक का, ये चैप्टर पूरा यहां तक का पूरा हमारे पास आएगा, है ना? ठीक है, तो उसको कर लेना, वो टेस्ट अपने पास आएगा। फ्लूइड, बेटा फ्लूइड नहीं पढ़ा तो पढ़ लो, फ्लूइड नहीं पढ़ा तो पढ़ लो, अभी 7 दिन है अपने पास पढ़ने के लिए, 7 दिन है पढ़ने के लिए, तो कर सकते हो। ठीक है, चलो बाकी मिलता अगली बार, तब तक के लिए ओके, टाटा, बाय बाय, थैंक यू सो मच।